Ignited Minds Tutorials has recently released a comprehensive series of videos covering the topic of atomic structure in chemistry. For students of CBSE/Maharashtra State Board Class 11, as well as for aspirants preparing for IIT and NET exams. These videos aim to provide a thorough understanding of the atomic structure, including topics such as subatomic particles, atomic models, quantum mechanical model, electronic configuration, and the periodic table. The tutorials also offer problem-solving tips and tricks to help students excel in their exams. The series is designed by experienced educators and is structured to cover all the essential concepts and theories related to atomic structure. With detailed explanations, visual aids, and real-life examples, the videos aim to ignite the minds of students and inspire a love for the subject of chemistry. Whether you are a student of Class 11 or a competitive exam aspirant, these tutorials will serve as a valuable resource to enhance your knowledge and prepare you for success in your academic journey. Ignited Minds Tutorials is committed to providing high-quality education and empowering students to achieve their academic goals. The Atomic Structure series is just one example of their dedication to delivering top-notch content for the benefit of students across different educational boards and competitive exams. ओके सो बच्चा पार्टी, ये अपन ने देखो लास्ट में किया था बायो सावर्ट्स लॉ को डिराइव करते हुए, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग फाइनाइट वायर। फाइनाइट वायर मतलब जिसका लेंथ मतलब एक फाइनाइट हो, ठीक है, इट शुड नॉट बी इनफाइनाइट। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग फाइनाइट वायर। तो आप देखो यहाँ पे क्या एडजस्टमेंट था, देयर इज बेसिकली अ बैटरी, ठीक है, एंड वी हैव अ करंट बेसिकली, और ये हो गया आपका करंट एलिमेंट जिसको आपने डीएल लिया हुआ है, ठीक है। एक पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी का तो फाइनाइट वायर है, देखो यहाँ पे हमने ले लिया कोई एंगल, लेट्स से ये थीटा है। ये वाला एक्सट्रीम पॉइंट जो है वो इस पॉइंट से कितना एंगल बना रहा है, φ1, मतलब यहां से हमने परपेंडिकुलर डाला हुआ है। देखो इस पॉइंट पी से इस पॉइंट पी पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। इस करंट कैरिंग वायर के लिए विच इज बेसिकली फाइनाइट, हमको इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हमने क्या किया है, इस पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर डाला इस वायर पे, ठीक है। करंट एलिमेंट ले लिया हमने डीएल, छोटा सा एक एलिमेंट लिया डीएल। अभी लेट्स से एक एक्सट्रीम पॉइंट, ये वाला एक्सट्रीम पॉइंट इस पॉइंट पी से कितना एंगल बना रहा है, φ1, और ये वाला एक्सट्रीम पॉइंट इस पॉइंट पी से कितना एंगल बना रहा है, φ2। ये तो जो करंट एलिमेंट हमने लिया है डीएल, लेट्स से इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है? ये φ1 φ2 समझ में आ रहा है, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला है वो φ1 φ2 पे है, ना कि थीटा पे। थीटा को हम डिराइव करने के लिए अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आपका जो फॉर्मूला है वो φ1 φ2 पे है। तो ध्यान दीजिएगा, ये एक फाइनाइट वायर है। फाइनाइट वायर का जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है और जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं इनका एंगल बन रहा है φ1 एंड φ2, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जिस पॉइंट पे निकालना है वहां से आपने परपेंडिकुलर डाल रखा है, ठीक है, परपेंडिकुलर डाल रखा है, और उस परपेंडिकुलर से ये वाले पॉइंट्स जो है φ1 और φ2 के एंगल्स बना रहे हैं। सो लेट्स से डीएल आपने जो करंट एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है, इसका एंगल बन रहा है थीटा। तो अगर ये थीटा बन रहा है तो ऑब्वियसली ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में ये आपका थीटा हो गया, ऑब्वियसली ये आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा, दिस विल बी 90। सो डी बी की वैल्यू बायो सावर्ट लॉ से कितना आ जाएगा, बोलो, आइडियल साइन थीटा म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा, ठीक है। तो अभी अगर हम बोलेंगे यहाँ पे डी बी, इसके लिए ये कितना हो जाएगा, बोलो, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, आपका एक्चुअल में बायो सावर्ट लॉ क्या था, व्हाट वाज इट, फटाफट फटाफट। dB is equal to mu IDL sin theta by r square। नहीं, वेक्टर फॉर्म में क्या है, dB, अरे यार IDL sin theta next एक मिनट, एक RQ 210730 210730। तुम लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो भाई साहब, घर पे जाकर बिल्कुल नहीं, ठीक है। ओके, आपका भाई साहब यहाँ पे डीबी कितना था, डीबी म्यू नॉट बाई 4 पाई
आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया आपका स्केलर फॉर्म में, ठीक है। दिस इज बेसिकली स्केलर फॉर्म ऑफ बायो-सैवर्ट्स लॉ। और आपका वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर, ठीक है। तो आई हो गया आपका आर क्रॉस डी एल था शायद, नहीं ठीक है। तो आपका यहाँ पे हो गया भाई साहब डी एल इंटू आर, ठीक है, वेक्टर फॉर्मेट में अपॉन आर का क्यू, ठीक है। ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अभी मुद्दे की बात ये है कि ये थीटा कौन सा एंगल है, तो ध्यान दीजिएगा, थीटा जो बायो-सैवर्ट लॉ में लिया गया है, तो ये समझ लो को वायर है, ठीक है, और ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से ये जो एंगल बन रहा है ये वाला थीटा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी आप जो φ1 और φ2 ले रहे हैं वो क्या है, देखो कंफ्यूज मत होना, ये वाला जो पॉइंट P है, समझ लो ये कोई वायर है, करंट कैरिंग वायर, और यहाँ पे इसका एंगल ये वाला थीटा बन रहा है, ठीक है। तुम जो φ1 और φ2 इस पर्टिकुलर डेरिवेशन में ले रहे हो, ध्यान देना, ये वाला ऐसा है तुम्हारा, देखो ये वाला φ1 और ये वाला है तुम्हारा φ2, ठीक है, ये तुम्हारा φ1 और ये φ2 है। तो इस एंगल पे ध्यान रखना चाहिए आपका, ठीक है। ये वाला एंगल दिया हो अगर और ये वाला एंगल दिया हो, दोनों में भाई साहब फर्क है, ठीक है। दिस एंगल, इस पॉइंट से इसका एंगल कितना बन रहा है, ये थीटा बन रहा है, ठीक है। ओके, सो ये आपका बायो-सैवर्ट लॉ है। तो फटाफट से देखते हैं भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल अपन साइन 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि हमको इस एंगल से मतलब है, बायो-सैवर्ट लॉ इस एंगल पे एप्लीकेबल है। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना हो गया, कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से खेल रहे हैं फिलहाल, ठीक है। ओके, क्योंकि भाई साहब आपका ऊपर नीचे है, तो ऑब्वियसली आपका -φ2 से -φ1 तक होगा इंटीग्रेशन आपका, ठीक है, -φ2 से -φ1 तक। ओके, अभी ध्यान से देखो भाई साहब, ये वाला डिस्टेंस अगर अपन ने मान लिया a, ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस आपने मान लिया r, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, ये cos थीटा कितना हो जाएगा, ठीक है, cos थीटा विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट गिव्स यू a बाई r, ठीक है। ओके, तो अपन ने अगर r किया तो a बाई cos थीटा, तो यहाँ पे हो गया r का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई cos स्क्वायर थीटा, दैट मेक्स इट a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं बोलो इसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका r स्क्वायर। ओके, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो, आई डी एल कॉस थीटा है अपॉन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इस आर स्क्वायर के जगह पे अपन ए स्क्वायर बाई कॉस ए बाई कॉस थीटा, इसका स्क्वायर लिख दिया अपन ने, ठीक है। ओके, आई डी एल कॉस थीटा, तो अभी भाई साहब यहाँ पे देखो, अगर हमने इस tan थीटा को लिया, यहाँ पे tan थीटा कितना होता है, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो लेट्स से आपका परपेंडिकुलर है L और आपका ये है A, ठीक है, L बाई A हो गया। अपन ने इसको डिफरेंशिएट अगर करें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, sec स्क्वायर थीटा d थीटा इज इक्वल टू आपका dl, A को इधर ले लिया, देखो tan थीटा इज इक्वल टू L बाई A, तो हम यहाँ पे L को क्या लिख सकते हैं, A tan थीटा लिख सकते हैं, दोनों को डिफरेंशिएट कर दो, तो dl की वैल्यू क्या हो जाएगी, a sec स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका dl का वैल्यू, ठीक है। ओके, तो आपका dl का वैल्यू हो गया a sec स्क्वायर थीटा। सारी चीजों को बैठाइए यहाँ पे, म्यू नॉट बाई 4 पाई की जगह पे म्यू नॉट बाई 4 पाई रहा, ये अनटच्ड है भाई साहब, i की जगह पे भाई साहब i ही रहा, ठीक है। ओके, dl की जगह पे आप क्या लिखोगे, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा cos थीटा। क्या ये जो आप कन्वर्जन कर रहे हो इसका लॉजिक समझ में आता है, क्यों इसके इसको क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं भाई साहब, why are we trying to convert all this? अब जैसे यहाँ पर हम सब cos और sec में कन्वर्ट करें ताकि वो कंटिन्यू हो सके। नहीं, उसके लिए नहीं, that is not the reason। हाँ, आपका ये देखो इंटीग्रेशन जब आप करते हो, ठीक है, तो वो आपका इंटीग्रेशन dx के टर्म्स में या d थीटा के टर्म्स में होना चाहिए। तो अभी पूरे को एक फैमिली में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, हर एक चीज को, जो आपके बिखरे हुए चीजें यहाँ पे a l r, इन सबको आपको थीटा में लाना पड़ेगा, ताकि आप डी थीटा के हिसाब से इसको इंटीग्रेट कर सके। क्या ये समझ में आ रहा है? योर पर्पस हियर इज नॉट फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक कैंसलेशंस, द पर्पस हियर इज टू ब्रिंग इट ऑल टू dx और d थीटा व्हाटएवर इट इज, एक कॉमन टर्म में लाकर ही आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट देखिए अक्सर ना हम इन चीजों को रट लेते हैं और फिर डेरिवेशन में जाते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट कि भाई ये कर क्यों रहे हैं, इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं। इंटीग्रेशन मतलब छोटे छोटे यूनिट्स में आप इसको ऐड कर रहे हैं, लेकिन छोटे यूनिट्स में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबको एक जगह पे लाना पड़ेगा, एक सिरे से कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। यू विल हैव टू बेसिकली कंपेयर टू वन थिंग, ठीक है। आपका रेफरेंस पॉइंट एक होना चाहिए,
तो इसीलिए हमने देखो सबको थीटा में कन्वर्ट किया है, क्या ही एल, क्या ही ए, क्या ही आर, सबका एक थीटा कंपोनेंट निकाला है ताकि हम डी थीटा में इसको कन्वर्ट कर सके, ठीक है। सो दैट इज द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग एवरीथिंग इनटू थीटा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई ए, ये हो गया आपका कॉस थीटा, कॉस थीटा को कॉस थीटा ही रहने दिया। डीएल आपने निकाल चुके हैं भाई साहब, डीएल की वैल्यू कितनी हो गई, डीएल इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो इसकी जगह पे भाई साहब ये लिख दिया हमने, ठीक है। तो डी थीटा में अभी इंटीग्रेट हो जाएगा, तो आपको डी थीटा मिल गया और तमाम जो आपको यहाँ पे चीजें मिल गई हैं वो थीटा के टर्म्स में मिली हैं, ठीक है। नाउ यू कैन इंटीग्रेट, वरना बिखरी हुई चीजों को आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे तुम कैसे इंटीग्रेट करोगे, लिख तो दिया तुमने, लेकिन किसको फंडामेंटल मान के तुम इंटीग्रेट करोगे, तुम्हारा स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा, डी थीटा, विच इज नॉट देयर इन दिस इंटीग्रेशन। इसीलिए तुमको सबको देखो, आई को तो तुमको थीटा से कोई मतलब नहीं है, म्यू नॉट बाई 4 पाई जो है उसका भी थीटा से कोई मतलब नहीं है, आई का भी, तो इसको अपन आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है। डीएल का क्या मतलब हो सकता है, इसीलिए हमने देखो डीएल को थीटा में एक्सप्रेस किया है, ठीक है। क्या आपका कॉस थीटा ऑब्वियसली थीटा से होगा, क्या आर स्क्वायर का थीटा से कोई रिलेशनशिप हो सकता है, इसीलिए हमने देखो आर बाई ए करके, सॉरी ए बाई आर करके कॉस थीटा निकाला है, तो इसका थीटा का कंपोनेंट निकाला। दैट इज द बेसिक लॉजिक ऑफ इंटीग्रेशन हियर, ठीक है। इस लॉजिक को समझिए, वरना आप कंफ्यूज रहेंगे कि एक चीज से दूसरे चीज में, तो यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते भाई साहब, क्योंकि आपने स्मॉलेस्ट यूनिट लिया ही नहीं है पहली बात, और स्मॉलेस्ट यूनिट लेने के बाद जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका स्मॉलेस्ट यूनिट में कंपोनेंट निकाला है क्या आपने, ठीक है। जिनका आप नहीं निकाल सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट के रिलेटिव में कंपोनेंट्स, उनको हम वैसे ही रहने देंगे, जैसे म्यू नॉट बाई 4 पाई या आई हो गया, लेकिन जिनका हम निकाल सकते हैं डी थीटा में, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाकर आप प्रॉपर्ली इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज द पर्पस हियर, ठीक है। ओके, सो ये सब तमाम कट्टम कुट्टम करके आपका आ गया क्या, देखो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आ गया फाई नॉट, फाई 2 और फाई 1, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स। हमने यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस में एक्चुअली ले लिया है इसको, ठीक है। तो एक्स वाई एक्सिस में अगर हम इसको लेंगे तो ऑब्वियसली ये नीचे वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ऊपर वाला एंगल हो जाएगा आपका पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि आप एक में भाई साहब क्लॉकवाइज जा रहे हैं, दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ठीक है। ओके, सो आपका यहाँ पे कितना हो गया, देखो वी नॉट बाई 4 पाई आई कॉस थीटा, ठीक है। तो आई बाई ए आपका बाहर आ गया, फाई 1 फाई 2, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करोगे आएगा साइन थीटा, फाई 1 फाई 2, तो आपका कितना आ जाएगा बोलो, साइन फाई 1 माइनस साइन माइनस फाई 2, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो ये तो आ गया आपका भाई साहब बायो-सैवर्ट्स लॉ से आपका मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट फॉर व्हाट, अ फाइनाइट वायर। फाइनाइट वायर मतलब जिसका लेंथ आपको मालूम है। इन सारी चीजों को देख लो भाई साहब, यहाँ पे आई मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, ए इज व्हाट, ए इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर, ठीक है। उस पॉइंट का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द वायर, दैट इज ए, ठीक है। साइन फाई 1 साइन फाई 2 भाई साहब उस पॉइंट का जो एंगल बन रहा है उस परपेंडिकुलर से, ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर आपने ये वाला एंगल ले लिया फाई 1 फाई 2 तो गलत हो जाएंगे। आपका बायो-सैवर्ट लॉ में ये वाला एंगल ही लिया गया है, लेकिन ये जो डेरिवेशन आपने किया है इसमें इस वाले एंगल को लिया गया है, सो डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। हैव क्लैरिटी ऑन दीज थिंग्स। आपका बायो-सैवर्ट लॉ इस वाले एंगल से है, आइडियल साइन थीटा, ठीक है। आइडियल साइन थीटा मतलब ये वाला एंगल रेफर कर रहा है, लेकिन इस वाले फॉर्मूले में जो फाई 1 फाई 2 लगाए ये डिफरेंट एंगल है। दिस पॉइंट विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ फाई 1 एंड फाई 2 विद द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द फाइनाइट वायर, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अगर मैं आपको पूछूं यहाँ पे जैसे बायो-सैवर्ट लॉ का आपने एक वेक्टर फॉर्म दिया, ठीक है, यहाँ पे क्या वेक्टर फॉर्म हो सकता है, ये तो आपका मैग्नीट्यूड हो गया ना भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड का, तो वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा बोलो, फटाफट फटाफट आराम से बोल सकते हैं, थोड़ा सा सोचिए इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा। भाई वेक्टर तो है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, वेक्टर तो है, इसका वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा। देखो देखो भाई साहब यहाँ पे आपका आई किस एक्सिस पे है, लेट्स से वाई एक्सिस पे, और आपका भाई साहब यहाँ पे जो डिस्टेंस है, ठीक है, आई डी एल साइन थीटा, तो आपका भाई साहब ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड किस एक्सिस पे होगा, ऑब्वियसली जेड एक्सिस पे होगा, और जेड एक्सिस पे होगा तो किस साइड में होगा। देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये इधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है भाई साहब, ये टपाक अंदर की तरफ, ठीक है। ओके, इधर से आप लेंगे अगर तो ये कैसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो ये टपाक, मतलब दोनों भी पॉइंट्स के लिए आपका मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। तो भाई साहब अगर एक्स एक्सिस का ये साइड पॉजिटिव होता है, वाई एक्सिस का ये साइड पॉजिटिव होता है, तो इनवर्ड का जेड एक्सिस का क्या होगा, पॉजिटिव कैसे होगा, बाहर का भाई साहब पॉजिटिव होगा, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव,
जेड पॉजिटिव, तो इनसाइड वाला क्या होगा नेगेटिव। तो क्या अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसका माइनस जे कैप ऐसा लिख सकते हैं, दिस वुड बी द वेक्टर फॉर्म। ठीक है, बस यही सब छोटी छोटी चीजों पे सवाल बन जाते हैं। ठीक है, जहां पे आपके बुक्स में भी यहां तक ही दिया रहेगा शायद, या इससे आगे दिया रहेगा, लेकिन छोटे छोटे चीजों पे एक स्टेप आगे सोचना है आपको। ठीक है, यहाँ पे भाई साहब बी वेक्टर अगर हम लिखेंगे तो कुछ नहीं करना, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वुड बी माइनस जे कैप। यू अंडरस्टैंड द रीजन व्हाई माइनस जे कैप। ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए भाई साहब, तो आपका भाई साहब लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड अभी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, कुछ चीजें आपका लेट्स से, ओके, सो डायरेक्शन ऑफ डीबी, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डीएल एंड आर। ये तो आपका भाई साहब डीएल, ये तो हमारा जो बायो सावर्ट लॉ है। ठीक है, तो आपका डीबी जो होगा वो करंट एलिमेंट और आर से परपेंडिकुलर होगा हमेशा। ठीक है, तो ये तो अपन पढ़ चुके हैं कि वेक्टर डीबी दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई, आई इज बेसिकली द करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू इट, 4 पाई डीएल वेक्टर इनटू आर वेक्टर अपॉन आर का क्यूब। ठीक है, स्पेशल केसेस देख लीजिए भाई साहब, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी एल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो साइन थीटा है, अगर थीटा की वैल्यू 0 हुई, थीटा की वैल्यू 0 कब होगी भाई साहब, अभी देखो यहाँ पे बायो सावर्ट लॉ है ये। ठीक है, बायो सावर्ट लॉ है, मतलब आप जब थीटा को ले रहे हैं, समझ लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये आपका भाई साहब थीटा है, इस पॉइंट से इस थीटा की बात कर रहे हैं अपन, कंफ्यूज मत होइएगा। इसके पहले जो साइन फाई 1 प्लस फाई 2 है वो दूसरा एंगल है, और ये वाला थीटा दूसरा एंगल है। ठीक है, तो अगर साइन थीटा की वैल्यू 0 हुई, मतलब क्या हो जाएगी भाई साहब, ये ऐसा एकदम स्ट्रेट होगा, ये है ना, ये तभी तो 0 हो जाएगी। क्लियर है, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, सो dB इज इक्वल टू 0। मतलब अगर कोई द मैग्नेटिक फील्ड इज 0 एट पॉइंट्स ऑन द एक्सिस ऑफ द करंट एलिमेंट, अगर आपने करंट एलिमेंट ऐसा चुना है कि बराबर इसके एक्सिस पे कोई पॉइंट आपको मिल रहा है, ये करंट एलिमेंट है, और इसके एक्सिस पे आपको कोई पॉइंट आपने चुना है, तो उसमें करंट एलिमेंट आपका 0 हो जाएगा। इसका ये तो मैथमेटिकल रीजन हो गया, लॉजिकल रीजन क्या हो जाएगा बताओ। मैथमेटिकल रीजन हो गया कि भाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट चुनेंगे तो उसका 0 ही होगा। क्यों बता सकते हैं, व्हाई वुड दिस बी। एक्सिस मतलब क्या होता है, मिड पॉइंट, है ना। ठीक है, तो आपका कोई वायर है ऐसा, देखो, तो अभी भाई साहब इसके वजह से जो फील्ड और इसके वजह से जो फील्ड, यहाँ पे वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, तो इसीलिए आपका इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके। इफ थीटा इज इक्वल टू 90, मतलब भाई साहब अगर थीटा की वैल्यू 90 हो गई, साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो डीबी की वैल्यू ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, बिकॉज दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा, साइन थीटा। ठीक है, आर बी क्लियर, ओके। सो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट इज मैक्सिमम इन अ प्लेन पासिंग थ्रू द एलिमेंट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। ठीक है, करंट एलिमेंट मतलब आपका डीएल, ठीक है, मैक्सिमम इन अ प्लेन पासिंग थ्रू द एलिमेंट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, उसके एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर होगा उस पे मैक्सिमम हो जाएगा। एनी क्वेश्चन सो फार? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। चलो थोड़ा बहुत देख लेते हैं भाई साहब, यहाँ पे एसआई यूनिट क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला। ठीक है, सो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम बायो सावर्ट्स लॉ, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, नेम्ड आफ्टर द ग्रेट इन्वेंटर निकोला टेस्ला। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट, हैज एनीबॉडी रेड हिज बायोग्राफी बाय एनी चांस? इनका एक स्टडी का टेक्निक है जो काफ़ी हद तक अगर आप अपना सके तो देन हमारा कैसा होता है ना, जैसे आपको कोई सवाल देते हैं अगर हम, तो पहला आप काम क्या करेंगे, यू ट्राई टू सॉल्व इट ऑन अ पेन एंड पेपर। हैव यू एवर ट्राइड मेंटल कैलकुलेशंस? ट्राई कीजिए, ठीक है, बिकॉज ही यूज्ड टू डू दैट। ठीक है, उन्होंने कभी भी बहुत कम ही पेन एंड पेपर यूज किया है, और इसीलिए शायद ये पीछे भी रह गए। पीछे इसलिए रह गए क्योंकि इनके लिए जो चीजें थी वो पेन एंड पेपर में वो कभी एक्सप्रेस करते ही नहीं थे, तो इनके नोट्स जो थे वो एक्सप्रेस ही नहीं हुए। ठीक है, खैर, तो मेंटल अगर आप मैथ्स या मेंटल फिजिक्स करने की कोशिश करेंगे, इट विल बी वन स्टेप अहेड। ठीक है, सो दैट वाज व्हाट हिज थिंग वाज अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट्स लॉ। तो ये आपका भाई साहब बायो सावर्ट लॉ हो गया। ठीक है, अगर भाई साहब देखो यहाँ पे अपने को टेस्ला को डिफाइन करना है, टेस्ला को डिफाइन करना है तो क्या करेंगे, हमने ले लिया भाई साहब आई की वैल्यू 1 एम्पियर, डीएल की वैल्यू भाई साहब 1 मीटर ले ली, आर की वैल्यू 1 मीटर, थीटा की वैल्यू 90, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 1, तो आपका डीबी का वैल्यू कितना हो गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई। ठीक है भाई, सारे 1 हो गए ना यहाँ पे। ठीक है, सारे 1 हो गए, तो यहाँ पे अपन ने
देखो म्यू नॉट की वैल्यू क्या कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। एक्चुअली में म्यू नॉट बाई 4 पाई जो होता है वो होता है आपका 10⁻⁷। तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 4 पाई इंटू 10⁻⁷। तो ऑब्वियसली बात है ये दोनों भाई साहब अपन पे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो गया आपका 10⁻⁷ टेस्ला। ठीक है, सो 1 टेस्ला क्या हो जाएगा 10⁻⁷ टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय, देखो अभी यहां पे हम ये बोल रहे हैं ना डीबी की वैल्यू कितनी आई 10⁻⁷ टेस्ला। ठीक है, ये आया भाई साहब आपका, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको 1 टेस्ला की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे 10⁻, इधर आ गया ना भाई साहब, ये इधर आ गया मतलब ये 10⁻⁷ हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पे देखो डीबी अपॉन क्या किया भाई साहब, सो डीबी अपॉन कर लिया भाई साहब कितना 10⁻⁷, तो आपका 1 टेस्ला की वैल्यू कितनी हो गई 10⁻⁷, नहीं -7 नहीं प्लस हो जाएगा। ठीक है, 10⁻⁷ टेस्ला। ठीक है, 10⁻⁷ टेस्ला, आर वी क्लियर? ठीक है, 1 टेस्ला इज 10⁻⁷ टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ कंडक्टिंग वायर। अभी देखो भाई साहब जो आपने अज्यूम किया था वही सब आ जाएंगे। ठीक है, क्या अज्यूम किया था भाई साहब, कंडक्टिंग वायर कैरिंग 1 एम्पियर करंट, लेंथ 1 मीटर and current of 1 ampere at a distance of 1 meter from it and perpendicular to it क्यों, क्योंकि भाई साहब आपका थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है। ठीक है, क्लियर है? सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ 1 टेस्ला। ओके, ऑल राइटम। हमने देखो कूलम्स लॉ पढ़ा हुआ है और बायो सावर्ट लॉ भी पढ़ा हुआ है, सो लेट्स सी सम कंपैरिजन बिटवीन देम एंड लेट्स सी सम पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन देम एज वेल। ठीक है, बिकॉज कूलम्स लॉ इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स and Biot-Savart's law is connected to magnetic force which is correlated to a current carrying conductor। ठीक है, ओके, तो करंट दोनों में कॉमन है, दोनों में भी कॉमन है। ठीक है, एक चार्जेस है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस, तो आपका भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq/r²। अगर कोई चार्ज है dq तो उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है बच्चा बाड़ी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq/r²। ठीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं। बायो-सावर्ट लॉ के हिसाब से dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन r²। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग द अबव टू इक्वेशंस वी नोट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। तो आपके पास अब सिमिलैरिटीज क्या क्या हो जाएंगे, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज, बोथ फील्ड्स डिपेंड इनवर्सली ऑन द स्क्वायर। तो आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ पे दोनों की डिपेंडेंसी है। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ पे दोनों की डिपेंडेंसी है। और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ पे दोनों की डिपेंडेंसी क्यों है, क्योंकि कोई भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ से कोरिलेट करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, हेंस देयर डिपेंडेंसी ऑन इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, क्लियर है? सो बोथ फील्ड्स, तो हमको दिख ही रहा है भाई साहब, देखो यहाँ पे भी DEB भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल इनवर्सली टू r², and dB magnetic field is also proportional to r²। So both electric field and magnetic field show an inverse square law of proportionality with the distance। ठीक है, दोनों का भाई साहब है, और क्योंकि दोनों भी आपके क्या हैं, दोनों भी आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। जितने भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होंगे, फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स एज वेल, ठीक है, वो भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है और उसमें भी भाई साहब आपने देखा है Gm1m2/r² होता है, तो वो इनवर्स स्क्वायर लॉ की प्रोपोर्शनलिटी है। बोथ आर लॉन्ग रेंज फील्ड्स। ठीक है, The principle of superposition is applicable to both fields। Superposition मतलब क्या होता है, अगर बहुत सारे फोर्सेस एक जगह पे एक्ट कर रहे हो तो सुपर इम्पोज कर जाएंगे। If many fields are acting on one place, then they will basically superimpose each other। इसको जरा पास कर दो क्या, ठीक है। The principle of superposition is applicable to both the fields। This is because the magnetic field is linearly related to its source, namely the current element IDL, and the electrostatic field is लीनियरली रिलेटेड टू इट्स सोर्स, नेमली द इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो लीनियर रिलेशन है जिसके वजह से सुपरपोजिशन पॉसिबल है। सुपरपोजिशन मतलब क्या होता है, देखो जैसे समझ लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, तो आप भाई साहब इनके कंपोनेंट्स निकालकर इनको ऐड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन। ठीक है, क्लियर है? इनका भाई साहब इफेक्ट निकाल सकते हैं। डिफरेंसेस क्या क्या हो जाएंगे भाई साहब, किसमें, बायो-सावर्ट लॉ में और कूलम्स लॉ में। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वेक्टर सोर्स, द करंट एलिमेंट। ठीक है, करंट एलिमेंट आइडियल। ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन अगर आप कूलम्स लॉ देखेंगे,
सो आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है दैट इज नॉट ड्यू टू अ वेक्टर, क्योंकि उसमें जो कंपोनेंट्स हैं उनमें कोई भी वेक्टर नहीं है, ना ही आपका Q1 Q2 वेक्टर है, ना ही आपका R वेक्टर है, ठीक है। ओके, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ स्केलर सोर्स द इलेक्ट्रिक चार्ज dq। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो अपन देखते हैं वो क्या है आपका k Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई वेक्टर सोर्स नहीं है, हाँ इसका डायरेक्शन जरूर है, एज अ फोर्स इट इज फोर्स, सो इट इज वेक्टर। However, the components which are making up this force do not have a vector attitude, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब आपका IDL, हमने जो DL लिया हुआ है, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें जो ये लेंथ लिया हुआ है DL, इसका एक डायरेक्शन है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली अ वेक्टर, ठीक है, IDL। ओके, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जॉइनिंग द सोर्स एंड द फील्ड पॉइंट, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो आप देखोगे भाई साहब आपका समझो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, ये Q1 है, ये Q2 है, अपन ने पढ़ लिया है भाई साहब इसको। अगर डिस्टेंस R हुआ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहे रिपल्शन का हो चाहे अट्रैक्शन का हो, ठीक है, किस लाइन में एक्ट करेगा, इन दोनों के कॉन्टैक्ट लाइन में, इट विल एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग दीज टू चार्जेस, ठीक है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेदर इट इज ऑफ रिपल्शन और वेदर इट इज ऑफ अट्रैक्शन, इट विल एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग दीज टू चार्जेस, ठीक है। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अभी आपने देखा DL और R जो कंपोनेंट्स इसको बना रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स इनके प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई साहब, मैग्नेटिक फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड द करंट एलिमेंट IDL, इस पे भाई साहब परपेंडिकुलर होगा, ये सेम डायरेक्शन में होगा, मतलब ये दोनों चार्जेस हैं, इनके बीच में रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स होगा, इट्स ऑन द सेम लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस whether it is attractive or repulsive. However, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो इन DL और R इन दोनों पे भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। बायो तो आपका भाई साहब एक होता है जो सिस्टम के अंदर जाता है जिसको अपन मार्क करते हैं ऐसे, और एक होता है जो सिस्टम के बाहर आता है जिसको हम मार्क करते हैं ऐसे। इफ मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग टुवर्ड्स यू, दैट इज कमिंग आउट ऑफ द पेपर प्लेन और बोर्ड प्लेन, देन इट इज मार्क्ड एज अ डॉट, एंड इफ इट इज गोइंग इनसाइड द प्लेन दैट इज मार्क्ड एज अ क्रॉस, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, ठीक है। Biot-Savart law, the magnitude of the magnetic field is proportional to the sine of the angle between the current element IDL and displacement vector R. तो यहाँ पे देखो साइन ऑफ द एंगल पे डिपेंडेंसी है, हम पढ़ चुके हैं IDL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो मतलब ये जो एंगल है जैसे जैसे ये चेंज होता जाएगा वैसे वैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होता जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई भी डिपेंडेंसी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कोई थीटा वाला फैक्टर नहीं है, ठीक है। इट इज जस्ट ऑन द सिंपल लाइन जॉइनिंग विद दीज टू चार्जेस, ठीक है। सो देयर इज नो, मतलब आप ये देखो, जैसे समझ लो अगर मैं बोलूं ये Q1 है और भाई साहब Q2 ऐसा है, तो ऐसा नहीं है कि भाई साहब वो अच्छा ये वाला एंगल थीटा बना रहा है तो इसकी भी कोई डिपेंडेंसी नहीं। अगर भाई साहब दोनों के बीच में डिस्टेंस सिंपल R है तो वही फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। देयर इज नो डिपेंडेंसी ऑन द एंगल दैट वन चार्ज इज मेकिंग विद द अदर, ठीक है। देयर इज नो डिपेंडेंसी, लेकिन यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहेगा इफ यू चेंज द एंगल। हाउएवर अगर आपने भाई साहब डिस्टेंस को सेम रखा और आप एंगल को चेंज करते जाओगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। अगर आपने डिस्टेंस को सेम रखा और R1 और R2 के बीच में जो एंगल है उसको चेंज करते जा रहे हो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंसी है साइन थीटा के साथ, ठीक है। इफ यू चेंज द एंगल द मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू वेरी एज वेल। आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल, ठीक है। Between the current element ideal displacement where there is no such angle dependency in the Coulomb's law for the electrostatic field. Along the axial line of the current element theta is equal to, जैसे आपने देखा 0 हो जाएगा क्योंकि आपका sin 0 is 0, तो आपका 0 हो जाएगा and hence dB आपका क्या हो जाएगा 0. Are we clear to the point of similarity and differences between Biot-Savart's law and Coulomb's law? Clear है भाई साहब? बहुत बढ़िया, सही आ रहे हैं आप लोग एकदम से, ठीक है। अच्छा चलिए भाई साहब, ये वाला जो है काफी ऑब्जेक्टिव्स में आता है, ठीक है। आपके बुक्स में होगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, बट ये काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स में आता है। तो अब देखो जैसे यहाँ पे ये क्या है आपका म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। ये क्या है एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और सी है आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आप बचपन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ओके, अभी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है भाई साहब 9 × 10⁹। अगर आपको यूनिट नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी याद नहीं रहता है, आप सीधा भाई साहब फोर्स को देखेंगे। यहाँ पे क्या होता है फोर्स इज इक्वल टू K × Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। तो मुझे अगर K का यूनिट निकालना है तो कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे
ये हो गया न्यूटन, इसको इधर लोगे तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम का स्क्वायर। तो यही जो है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻⁹, बस चिपका दो ये यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है। तो अगर आपको ये याद नहीं है, याद रखने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा इसको मतलब यहाँ पे यूनिट डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। μ0/4 पाई ये इतना है। अभी इसके भी यूनिट के लिए अगर आपका कंफ्यूजन है कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, आप यहाँ पे कर लो। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी μ0 I/dl sin थीटा अपॉन भाई साहब कितना है r का स्क्वायर। इसका तो कोई यूनिट होगा नहीं, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे μ0/4 पाई लिया तो μ0/4 पाई ये कितना हो जाएगा b दैट इज टेस्ला मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर आ गया इधर और 1 मीटर इधर आ गया, तो 1 मीटर और मीटर कैंसिल हो गया, टेस्ला मीटर पर एमीटर, ठीक है, एम्पियर सॉरी, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। तो आपका μ0/4 पाई कितना हो गया, इसकी वैल्यू तो हमको मालूम है 10⁻⁻7 होती है भाई साहब, ठीक है। तो 10⁻⁻7 हमने मैग्नीट्यूड असाइन कर दिया और ये हो गया टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन बच्चा बाड़ी, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया भाई साहब, ठीक है। अभी अगर आप करते हो क्या, अभी अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो μ0 और एप्सिलॉन नॉट को, ध्यान देखो, ठीक है। आपका भाई साहब यहाँ पे μ0 है और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, तो क्या अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, दोनों को हमने μ0/4 पाई लिखा और इधर लिखा एप्सिलॉन नॉट की जगह पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। देखो इसका मतलब क्या है, मतलब ये 4 पाई और 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा μ0 एप्सिलॉन नॉट, हमने ऊपर नीचे 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। आपका μ0 एप्सिलॉन नॉट था तो μ0 एप्सिलॉन नॉट बाई 1 हो गया, ये है ना, μ0 एप्सिलॉन नॉट बाई 1 हो गया, ऊपर नीचे भाई साहब 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो एक μ0 और ये 4 पाई को उठा लो, सो दिस विल बी μ0/4 पाई इनटू ये वाला भाई साहब आपका कितना हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या ये समझ में आ रहा है। अभी वैल्यूज डाल दो इसकी भाई साहब, वैल्यू इसकी कितनी है 10⁻⁻7 है इसकी वैल्यू, है ना, 10⁻⁻7 है। यूनिट से हम बाद में निपट लेंगे, ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 पाई, नींद आ रही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁻⁹, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻⁹, ठीक है। तो आपका भाई साहब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 × 10⁻⁹, ठीक है। तो 1/10, ठीक है। ओके, इसको अगर हम करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो देखो यहाँ पे कितना आ गया 10⁻⁻7, इसको अगर नीचे ले लें तो 10⁻16, ठीक है। तो अपना क्या हो जाएगा बोलो 1/9 × 10⁻16 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है भाई साहब, इसको नीचे ले लिया ना 10⁻⁻7 है, मतलब 1/10⁻7 है, उसको अगर अपन ने मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा, जिसका मतलब क्या हो जाएगा 1/3 × 10⁻8 ऐसा स्क्वायर लिख सकते हैं बोलो, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका भाई साहब c स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 1/c स्क्वायर, ठीक है, 1/c का स्क्वायर। तो आपका μ0 × एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू 1/c का स्क्वायर, ठीक है। तो c को अपन क्या लिख सकते हैं √of μ0 × एप्सिलॉन नॉट। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। आप अगर यूनिट्स को लेकर चलेंगे तो भी आपको मीटर पर सेकेंड ही आएगा इसका यूनिट, ठीक है। तो 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट काफी इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं भी पूछा जाता है, ठीक है। तो c इज इक्वल टू 1/μ0 × एप्सिलॉन नॉट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, बहुत बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। चलो ओके, यहां पे देखो अगर आपने जैसे एक्सिस पे ले लिया है, देखो समझ लो ये कोई करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है, यहां पे आपने एक पॉइंट ले लिया है, इस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो आपने करंट एलिमेंट लिया, यहां पे करंट एलिमेंट लिया हुआ है, ठीक है, dl, इसके वजह से यहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा भाई साहब, तो आपको मालूम है db की वैल्यू क्या हो जाएगी शीतल μ0/4 पाई I/dl × r अपॉन r का क्यूब, ठीक है। ओके, तो अभी बताओ इसका एंगल, इस तो आपने देखा कि भाई साहब ये होता है एंगल, देखो ठीक है, ये वाला होता है एंगल थीटा। तो जब मैंने dl को इधर रखा और p इधर रखा है तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द एंगल, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे भाई साहब एंगल कितना हो जाएगा 0, ठीक है, बिकॉज एक ही प्लेन पे है दोनों, ठीक है। तो द एंगल इज 0, तो ये पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा 0, द एंटायर थिंग विल बिकम 0 बिकॉज sin 0 itself is 0, ठीक है। So in this case the angle between r and dl is 0,
तो ये देखो आपका आर है और ये आपका डीएल है, तो डीएल और आर के बीच में एंगल भाई साहब रहते हैं ऐसे ले गए भाई साहब आप, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा डीएल और आर के बीच में, ठीक है। ओके, सो दिस इज जीरो, हेंस आपका यहाँ पे कितना हो गया डीएल और आर में। अच्छा, अगर आपका करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है इन द रिवर्स डायरेक्शन और यहाँ पे पूछा गया है कि ये पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो ऑब्वियस सी बात है डीएल एलिमेंट जो है करंट एलिमेंट इस तरफ है और आपका आर इस तरफ है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 180 का, और साइन 180 भी आपका जीरो होता है। तो इन बोथ द केसेस वेदर यू कीप द करंट कैरिंग कंडक्टर इन दिस वे और इन दिस वे फॉर अ पॉइंट व्हिच इज लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ दैट करंट कैरिंग कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड भाई साहब जीरो हो जाएगा क्योंकि डीएल और आर के बीच में या तो एंगल बन रहा है जीरो का या तो एंगल बन रहा है 180 का, और दोनों भी केसेस में साइन जीरो और साइन 180 इज इक्वल टू जीरो। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बहुत बढ़िया। ये सवाल निपटाएंगे जरा, ये ऐसा क्यों आ गया है, ये कहां से आया है, ठीक है। चलिए भाई साहब इसको करना है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर ए बी। ये आपका भाई साहब ए बी है, ध्यान से देखिए यहाँ पे कितना करंट जा रहा है, 2 एम्पियर्स का करंट जा रहा है भाई साहब इस डायरेक्शन में। एक पॉइंट पी लिया हुआ है हमने, कितने डिस्टेंस पे, 10 मीटर पे है, ठीक है। ये वाला एंगल बन रहा है आपका 30 का, ये वाला एंगल बन रहा है आपका 45 का, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा, और ध्यान दीजिए मैग्नेटिक फील्ड के आंसर में एक चीज और जुड़ी हुई है, क्रॉस और डॉट, मतलब आपको डायरेक्शन बताना है उसमें, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग क्रॉस और डॉट। चलिए फटाफट फटाफट, इसको जरा उधर रख दो ना, किसी के पास रख दो सप्लीमेंट। हो गया, डन 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 डी। ओके, तो कैसे करेंगे भाई साहब, पहले ये बताइए, तो पहले बता दो डायरेक्शन को निपटा लेते हैं, इजी है डायरेक्शन निपटाना। कैसे जा रहा है भाई साहब, फिंगर्स आर इनक्लोजिंग लाइक दिस, सो दिस इज गोइंग इनसाइड। यहाँ पे आओ भाई साहब, ठीक है, यहाँ पे भी वही होगा इनसाइड, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी गोइंग इनसाइड, सो ऑब्वियसली ये वाला हो जाएगा। तो अगर ये वाला है तो ऑब्वियसली ये दोनों कैंसिल हो गए भाई साहब, दिस विल डेफिनेटली नॉट बी द आंसर, ये तो पहले उड़ गए, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। तो क्या है आपका, देखो डी, हमने बी की वैल्यू निकाली थी, क्या थी, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई साइन 1 प्लस साइन पाई 2, है ना, हाँ, आई बाई ए आपका यहाँ पे ये हो गया 10 मीटर ना, ठीक है, क्लियर है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना 10⁻⁻⁷, ये हो गया 10⁻⁷। आई की वैल्यू वैसे कितनी, 2 एम्पियर की हो गई, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी हो गई 10, ठीक है। और साइन फाई वन की वैल्यू हो गई साइन 45 की वैल्यू है 1/√2 प्लस साइन 30 दैट इज 1/2, ठीक है। तो भाई साहब ये हो गया आपका 2 -8 हो गया ये, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2/√2, है ना, 2/√2 यहाँ पे हो गया आपका, अच्छा ऐसे ही रखा है क्या, चलिए भाई साहब ऐसे ही रखा है, तो 2 × √2 1/√2 प्लस कौन सा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा ना, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर, ओके ओके ओके। सो देख लीजिए भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो म्यू नॉट बाई आई बाई ए, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 1 बाई साइन फाई 2, तो आपका ये आ गया। और क्योंकि आपके दोनों भी जगह पे अगर हम राइट हैंड पाम रूल को फॉलो करते हैं तो इट इज गोइंग इनसाइड, सो दिस विल बी इनसाइड, ठीक है। सो ओबेइंग द राइट हैंड ग्रिप रूल we can see that our fingers pointing into the plane of the page at a point P, therefore the direction of the magnetic field at a point P will be inside. Are we clear on this one people? Simple the सवाल, okay.
चलिए भाई साहब, ये वाला सवाल नीट में पूछा गया और बहुत सालों पहले रुड़की, आईआईटी रुड़की में पूछा गया था। ठीक है, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसमें करंट जा रहा है, देखिए। ठीक है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल द साइड्स ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल एट द पॉइंट पी। ठीक है, आपके पॉइंट पी पे, ये एकदम मिड पॉइंट पे है, इसको अपन बोल सकते हैं सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड? चलिए फटाफट फटाफट ट्राई इट आउट, क्विक, जल्दी जल्दी जल्दी। ये पास कर देना, उसको दे देना। हो गया, डन डन डन। पहली बात तो देखो, यहाँ पे डायरेक्शन कैसे डिटरमिन करोगे? ये भाई साहब, ठीक है, किसकी तरफ आ रहा है? आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, ये वाला देखो, ऐसे रखो इसको, किसकी तरफ आ रहा है? आपकी तरफ आ रहा है। ये वाला भाई साहब, ठीक है, ये वाला भी आपकी तरफ आ रहा है। तो ऑल ऑफ दीज विल बी टुवर्ड्स यू। टुवर्ड्स यू होगा तो क्या हो जाएगा? क्रॉस या डॉट? डॉट हो जाएगा। तो भाई साहब ऑटोमेटिकली ये वाले आपके एलिमिनेट हो गए, दीज विल गेट एलिमिनेटेड। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, ओके। अभी इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाउ विल वी कैलकुलेट दिस? खोल सकते हैं। क्यों खोलना क्यों है? अरे भाई खोलना क्यों है? इसमें ऐसे नहीं कैलकुलेट कर। एक डायरेक्शन नहीं है करंट, अगर हम स्क्वायर को सब इस तरह हो गया ना, डायरेक्शन का मामला तो निपट गया ना। डायरेक्शन से तुम क्या क्या चाह डालोगे? डायरेक्शन से तुमको भाई साहब इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पे कैलकुलेट करना था, वो तो तुमको मिल गया भाई साहब। अब इसको खोल खाल के क्या करना है? ठीक है, तो तुमको यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से वास्ता क्यों है? क्योंकि तुमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, वो तो तुमको मिल गया है। ठीक है, इनफैक्ट खोलोगे तो भाई साहब आपका पूरा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहां से डालो एक परपेंडिकुलर। देखो फिजिक्स में ना हमको मैथ्स पूरे कोर में फॉलो नहीं करना, ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ नहीं बताना है आपको। ठीक है, आप भाई साहब इसको कनेक्ट कीजिए, मुझे बताइए ये वाला एंगल कितने का होगा? ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, बोलो ये वाला एंगल कितने का होगा? 60 का। तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अभी इसके लिए भाई साहब आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव नहीं करना है। ठीक है, सो यू डोंट हैव टू गो टू द एंटायर प्रोसेस ऑफ प्रूविंग कॉन्ग्रुएंसी। ये वाजिब सी बात है कि ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका जब भी हम सेंट्रॉइड पे आएंगे तो ये तीनों भी ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर तीनों भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो भाई साहब कद्दू कटेगा सब में बटेगा। ये 60-60 का सब 30-30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 30 हो गया भाई साहब, ये 30 हो गया। ठीक है, क्लियर है? ओके, नाउ दिस इज बेसिकली आपको यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला लेंथ कितना है? ये वाला लेंथ आपको दिया हुआ है L। ठीक है, तो ये वाला लेंथ बताइए, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी दिस लेंथ? क्योंकि आपका यहाँ पे sin φ1 प्लस sin φ2 है, एक का निकालना है। ठीक है, क्या है बोलो? म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई a sin φ1 प्लस sin φ2 है ना भाई साहब? किसी एक को पकड़ लो भाई साहब, इसको पकड़ लो। ठीक है, सारे आपके ऐड होंगे और उसको मल्टीप्लाई करना है आपको 3 से। क्या ये समझ में आ रहा है? क्योंकि सब ऐड होंगे, सबका डायरेक्शन एक ही तरफ है, सुपरपोज हो रही है। ठीक है, सुपर इंपोज होकर ये सब के सब ऐड हो जाएंगे। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इसका हो गया 10⁻⁻⁷। आई की वैल्यू, अच्छा आई दी है भाई साहब, आई है। चलिए भाई साहब आई है। ओके, ए मतलब कितना हो जाएगा? ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, इसको कैसे फाइंड आउट करोगे? बहुत सिंपल है। अरे कहाँ है पाइथागोरस थ्योरम? क्या 90 डिग्री? हाँ, पाई/2 माइनस थीटा नहीं, एक्चुअली में ये वाला एंगल लेना है हमको। करेक्ट, ठीक है, वी हैव बाय मिस्टेकन टेकन दिस। नहीं, ये वाला नहीं होगा। आपका जो डेरिवेशन है देखो, उसमें ये वाला एंगल था ना। ठीक है, सो आपका ये वाला 90 हो गया, ये 30 हो गया, सो ऑब्वियसली 60 हो जाएगा। सो दिस विल बी sin 60 प्लस sin 60। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है भाई साहब? ये sin 60 प्लस sin 60। ओके, मुझे बताइए ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? देखो भाई साहब ये L है, तो ये वाला कितना हो गया बोलो? L/2। ठीक है, ये वाला कितना आपको भाई साहब अगर परपेंडिकुलर अपॉन ये करना है,
या आप भाई साहब ऐसा भी कर सकते हो, ये वाला डिस्टेंस से आपको मतलब है ना, तो L/2 अपॉन लेट्स से दिस इज A, ठीक है, L/2 अपॉन A, दिस विल बी इक्वल टू कितना, tan 60, है कि नहीं, समझ में आ रहा है, L/2 अपॉन A, दिस विल बी tan 60 की वैल्यू √3, ठीक है, सो √3 ये हो गया भाई साहब L/2 और ये हो गया A, तो A की वैल्यू बच्चा पार्टी क्या हो जाएगी, L/2 √3, ठीक है, क्लियर है, ओके, तो अभी भाई साहब A की वैल्यू डालिए यहाँ पे L/2 √3, ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका 10⁻⁻7 इंटू I इंटू 2 √3 अपॉन L, साइन 60 हो गया आपका √3/2 और √3/2, ये भी √3/2 तो ये हो गया आपका भाई साहब 2 √3/2, है ना, तो ये और ये भाई साहब हो गया कैंसिल, √3 इंटू √3 ये हो गया 10⁻⁷ I, 2 √3 इंटू 3, तो √3 इंटू √3 हो गया 3 इंटू 2 हो गया भाई साहब 6, ठीक है, अपॉन L, पूरी बाबा इसमें तो कुछ भी नहीं है, हाँ ठीक है, तो ये हो गया आपका 6 इंटू 10⁻⁷ I बाई, एक मिनट यहाँ पे म्यू बाई 4 पाई को क्यों नहीं यूज किया है भाई साहब, ऐसे रहने दिया क्या, ओके, कहाँ तकलीफ बढ़ाते हैं भाई साहब, ओके एक मिनट, हाँ इसको म्यू बाई 4 पाई को अपन को 10⁻⁷ नहीं लेना है, तो ये जैसे का तैसा भाई साहब इसमें, ठीक है, सो दिस विल बी म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, I, और यहाँ पे हो गया 3 इंटू 2 6 I बाई L, और आपको भाई साहब अभी इसका ऐड करना है, तो इंटू 3 कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, म्यू नॉट बाई 4 पाई 18 I बाई L, ठीक है, सो हाँ सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपकी तरफ आ रहा है तो इट विल बी अ डॉट, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके, तो आपने भाई साहब यहाँ पे देखो वही किया हुआ है, कितना इसी ऑप्शन ही है क्या, ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो वही किया है, देखो 60 30 30, तो जो गलती हम कर रहे थे, देखो यहाँ पे 30, ये वाला एंगल नहीं लेना है, ये वाला एंगल लेना है, sin ∅1 + ∅2 में ये वाला एंगल लेना है, बायो-सवर्ट लॉ में ये वाला एंगल लेना है, ठीक है, क्लियर है, ओके, सो आपका भाई साहब B1 + B2 + C3, तो ये आपका C हो गया आंसर, ठीक है, क्लियर पीपलम, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, तो आपका हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई 18 I बाई L, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ओके ओके, चलो भाई साहब ये वाला सवाल कीजिए जरा फटाक से, क्विक क्विक, अ वायर प्लेस्ड अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कैरीज अ करंट ऑफ 8 एम्पियर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर एट अ पॉइंट 200 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द पीस, चलिए फटाक से क्विक क्विक क्विक, ओके, सो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अ वायर प्लेस्ड अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो आपका भाई साहब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये प्लेस्ड है वायर, ठीक है, लेट्स से दिस इज बेसिकली अ वायर, ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में प्लेस्ड है, कैरीज अ करंट ऑफ 8 एम्पियर्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे 8 एम्पियर का करंट ये कैरी कर रहा है, 8 एम्पियर्स का करंट, ठीक है, 8 एम्पियर्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, सिंपल, ठीक है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ द वायर, कहीं से भी आपने उठा लिया है 1 सेंटीमीटर पीस, ठीक है, ये आपका 1 सेंटीमीटर का है, तो डीएल आपका कितना हो गया, यहाँ पे डीएल की वैल्यू कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻² मीटर, ठीक है, क्लियर है, ओके, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ द वायर एट अ पॉइंट 200 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द पीस, तो इस पीस के 200 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट मतलब कितना होगा 45 डिग्री, ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट बोल रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट विल ऑलवेज बी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज विद बोथ द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस, तो अपन बोल सकते हैं ये वाला एंगल आपका बाय डिफॉल्ट कितना हो जाएगा 45 डिग्रीज, ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आपका माना जाता है नॉर्थ ईस्ट विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज विद द नॉर्थ डायरेक्शन एज वेल एज एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है भाई साहब, क्लियर है,
तो आपका भाई साहब यहाँ पे साइन थीटा मिल गया, ठीक। तो आपका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, दिस विल बी म्यू नॉट बाई 4 पाई, आगे बता, सो रहा है तू, नहीं सो रहा है, आई डी एल साइन थीटा अपॉन भाई साहब कितना हो गया आर का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला कितना है भाई साहब आपका, देखो आर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर है भाई साहब, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 सेंटीमीटर, मतलब कितना हो गया बोलो, 2 मीटर। क्लियर है भाई साहब, आर भी क्लियर, ठीक है। तो कर लो इसको, म्यू नॉट बाई 4 पाई कितना हो गया 10⁻⁻⁷, आई की वैल्यू हो गई 8, डी एल की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 10⁻², ठीक है। साइन 45 और ये हो गया भाई साहब आपका आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर। So this is going to be 10⁻⁷ into 10⁻², that is 8 into 10⁻⁹ sin 45 की वैल्यू भाई साहब 1/√2, 1/√2, ये हो गया 4 और ये हो गया भाई साहब √2, 4 2 ज़ा 8 और आपका हो गया यहाँ पे √2 है ऊपर, √2 नीचे, तो √2 into 10⁻⁹ टेस्ला, ठीक है। दिस विल बी टेस्ला, ओके ओके ओके। और कुछ भाई साहब नहीं, ठीक है। बोलो क्या बोल रही हो, नहीं समझा क्या, हाँ तो इससे कट गया ना, 2 ऊपर था नीचे √2 था, तो √2 into √2 आपका 2 हो गया ना। क्यों भाई साहब, हाँ ठीक है, √2 की वैल्यू 1.48, ओके ठीक है। तो आपका भाई साहब ये हो गया, ठीक है, ओके ओके ओके। एनसीईआरटी का सवाल है, देखो अच्छा सवाल है एक्चुअली। एन एलिमेंट डेल्टा एल दिया हुआ है, करंट एलिमेंट दिया हुआ है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू आई, मतलब आपका करंट एलिमेंट किस तरफ है, देखो इसको मत ध्यान दो, इस पे ध्यान दो, ठीक है। डेल्टा एक्स इंटू आई मतलब क्या है, आपके एक्स डायरेक्शन में है ये जो आपने करंट एलिमेंट लिया है, अगर आई कैप है तो इसका मतलब डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू आई, आई कैप मतलब क्या हो गया भाई साहब, आपका करंट एलिमेंट किस डायरेक्शन में, डेल्टा एक्स इंटू आई कैप, एक्स एक्सिस में है, ठीक है। इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड कैरीज अ लार्ज करंट आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर्स। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। तो आपके वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस है कितना, 0.5 मीटर पे, यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, आपने करंट एलिमेंट लिया हुआ है डेल्टा एक्स आई कैप, इस डेल्टा एक्स आई कैप में भाई साहब वाई एक्सिस पे, ठीक है, आपका 0.5 मीटर पे कितना करंट हो जाएगा। ओके सो बच्चा पार्टी, यहां पे आपका हो गया डेल्टा एक्स, ये हो गया भाई साहब 0.5, ओके। तो एन एलिमेंट डेल्टा एल दैट इज डेल्टा एक्स आई कैप इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, इसको ओरिजिन पे रखा है, देखो ओरिजिन मतलब एक्स और वाई एक्सिस के ओरिजिन पे रखा है, ठीक है। एंड कैरीज अ करंट आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर, इसमें भाई साहब 10 एम्पियर का करंट फ्लो रहा है। देखो भाई साहब डेल्टा, छोटा सा करंट एलिमेंट लो या बड़ा सा करंट एलिमेंट लो, उसमें जितना करंट फ्लो रहा है वो सेम ही होगा, ठीक है। इट्स ऑलवेज गुड, मतलब ये बड़ा सा करंट अगर वायर का ले लेंगे तो उसमें 20 एम्पियर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, करंट विल बी सेम, दैट इज 10 एम्पियर का, ठीक है, ओके। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। आपने बोला भाई साहब डेल्टा एक्स आपने कहां पे लिया है, ओरिजिन पे, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर ही होगा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे एक पॉइंट आपने लिया हुआ है 0.5 मीटर पे, ठीक है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, चलिए भाई साहब अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट्स लॉ आपका क्या हो जाएगा, dB विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई ds sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। नाउ वी नो दैट i आपका म्यू नॉट बाय 4 की वैल्यू हो गई 10⁻⁷, ठीक है। i की वैल्यू आपकी कितनी है, 10 एम्पियर की, i की जगह पे 10, dl की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, dl की वैल्यू इज आपको दिया हुआ, देखो यहाँ पे दिस इज बेसिकली x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो dl की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
आपका डी एल का वैल्यू हो जाएगा, देखो डेल्टा एक्स, देखो यहाँ पे डी एल की वैल्यू हो जाएगी डी एक्स आई कैप, ठीक है। डेल्टा मतलब डी डेल्टा एल ले लो तो यहाँ पे आपका डेल्टा एक्स हो जाएगा। डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻² मीटर, तो ये हो गया आपका डेल्टा एल। आर वी क्लियर? ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया 10⁻⁷, इसका आई का वैल्यू 10 और डीएल की वैल्यू हो जाएगी 10⁻²। अभी साइन थीटा क्या है, बायो-सावर्ट लॉ का हर समय ऐसे ही देखा करो। ये हो गया आपका भाई साहब करंट एलिमेंट डीएल और ये हो गया आर, इनके बीच का एंगल है भाई साहब आपका थीटा। यहाँ पे क्या है देखो, ये हो गया डीएल और ये हो गया भाई साहब आपका आर, क्या एंगल बन रहा है दोनों के बीच में 90 डिग्री का, ठीक है। ऐसे ही देखना है इसको, ठीक है। तो आपका 90 डिग्री का एंगल बन गया, साइन 90 की वैल्यू हो गई 1, साइन 90 की वैल्यू हो गई 1, ठीक है, ओके। सो आपका वैल्यू कितना आ रहा है 4 × 10⁻⁸ टेस्ला। अभी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। डायरेक्शन देखो यहाँ पे क्या है आपका, अगर हम डीबी लेते हैं विच इज बेसिकली व्हाट वेक्टर फॉर्मेट, तो ये क्या हो जाएगा बोलो μ0/4π, ठीक है। और क्या हो जाएगा dl × r, ठीक है, dl × r अपॉन r का क्यूब। मैग्नीट्यूड हमें मिल चुका है, dl × r मतलब dl से हम r की तरफ जा रहे हैं। dl हमारा किस तरफ है, इस तरफ है, r हमारा किस तरफ है, इस तरफ है। dl से हम r की तरफ जा रहे हैं, ये आप राइट हैंड थंब रूल नॉट फॉर द डायरेक्शन आप निकाल रहे हैं, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल वैसा वैसे निकाल लेते हैं, dl से r की तरफ, ठीक है। तो आपका भाई साहब थंब किस तरफ है, आपकी तरफ है, ठीक है। सो इट विल बी इन द पॉजिटिव z डायरेक्शन। पॉजिटिव z डायरेक्शन में अपन इसको क्या लिख सकते हैं देखो, ठीक है, इसको अपन लिख सकते हैं k कैप, जो भी आपका आया देखो यहाँ पे 4 × 10⁻⁸ k कैप टेस्ला, ऐसा लिख सकते हैं आप, ठीक है, ओके। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड dB विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर dl × r, ठीक है। dl × r इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप × y j कैप। क्या ये समझ में आ रहा है, डेल्टा एक्स आई कैप एंड y j कैप, सो दैट विल बी डेल्टा एक्स y i j कैप दैट इज k कैप, ठीक है। मतलब आपकी तरफ आएगा, सिंपल हिसाब से भी अगर आप देखोगे dl × r कर रहे हो भाई साहब dl से r की तरफ, तो आपकी तरफ आ रहा है, जो आपकी तरफ आता है वो पॉजिटिव k कैप होता है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा अगर पूरे पूरे वेक्टर फॉर्मेट में आपको लिखना है, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड एंड, तो आपको यहाँ पे व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज हाउ मच 4 × 10⁻⁸ k कैप टेस्ला। ये होगा आपका प्रॉपर आंसर, क्योंकि यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड पूछा है which will be a combination of both the magnitude and direction. Are we clear on this one people? Okay, okay, okay. ये है आपका छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा होमवर्क। कल बहुत टाइम है भाई साहब आपके पास, कल संडे है, गरम गरम समोसे या चाय पी के एकदम भाई साहब सुबह सुबह। ओके चलिए भाई साहब, अभी हम देखते हैं यहाँ पे देखो आपने पढ़ा हुआ है आपका एक फाइनाइट वायर अगर है, एक फाइनाइट वायर है और फाइनाइट वायर के एक्सट्रीम पॉइंट्स अगर φ1 और φ2 के एंगल्स बना रहे हैं, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा μ0/4π, ठीक है। और बोलो भाई साहब आप, ए यार आई बाई ए कहाँ गायब कर दिया मैंने, ठीक है। ये हो गया आपका I/A, ठीक है, साइन φ1 प्लस साइन φ2, ठीक है। तो ये कैसा केस बन रहा है देखो, यहाँ पे आपका ये एक वायर है, ठीक है, और लेट्स से भाई साहब आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया हुआ है, ये वाला डिस्टेंस आपका भाई साहब है क्या a, तो दिस डिस्टेंस इज a, दिस डिस्टेंस इज a, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस आपका a है, ओके। ये आपका एक्सट्रीम पॉइंट से, ये आपका एक्सट्रीम पॉइंट से। मैं जब भी अचानक से घूमूंगा ना तो कुछ खुराफती करते मिलेगा मेरे को, 100% चांस, या तो सोया रहेगा या तो खुराफती कर रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका φ1 और ये हो गया आपका φ2, ये हो गया आपका पॉइंट P, ठीक है। तो आपका भाई साहब इस फाइनाइट वायर के वजह से कितना आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे, इस फाइनाइट वायर के वजह से ये हो जाएगा μ0/4π, ये है आपका करंट I, ठीक है। ये डिस्टेंस आपका कितना है a, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट P टू दिस वायर इज बेसिकली a, ठीक है। और ये हो गया आपका साइन φ1 प्लस साइन φ2, ठीक है, μ0/4π साइन I/A साइन φ1 प्लस साइन φ2। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आता हूं, ठीक है, ओके। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो, साइन φ1 प्लस साइन φ2। अगर इफ द कंडक्टर XY इज इनफाइनाइटली लॉन्ग देन एंड द पॉइंट P लाइज इन द मिडिल ऑफ द कंडक्टर, बहुत बड़ा ये है भाई साहब, और द पॉइंट P
एंड द पॉइंट P लाइज नियर द मिडिल ऑफ द कंडक्टर, मतलब एकदम इसको भाई साहब खींच के लेकर आइए यहां तक, तो ऑलमोस्ट कितने की एंगल बन जाएगी, तब आपका φ1 और φ2 ऑलमोस्ट 90 हो जाएगा। समझ लो यहां पे आप लेकर आए तो भाई साहब आप देख सकते हो ये वाला एंगल बनेगा कितना, ऑलमोस्ट आपका φ1 और φ2 बोथ विल बी क्लोज टू 90, φ2 भी आपका भाई साहब ऑलमोस्ट क्लोज टू 90 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो आपका यहाँ पे sin 90 दैट इज 1 + 1, ये हो गया भाई साहब आपका 2, और 2 से भाई साहब 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, मेरे हिसाब से मत करो, ठीक है, और वैसा ही रहने दो। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे फॉर्मूला का ऑल्टरेशन क्या हो जाएगा, μ0/2 पाई I/a, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका, इन केस यू आर ब्रिंगिंग द पॉइंट वेरी क्लोज टू द कंडक्टर एंड इज ऑलमोस्ट मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज, ठीक है। सो इफ द कंडक्टर XY इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, बहुत ज्यादा अगर लंबा है, ठीक है, एंड द पॉइंट P लाइज नियर द मिडिल ऑफ द कंडक्टर एंड φ1 एंड φ2 विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू π/2। तो इसीलिए यहाँ पे आप जो पढ़ रहे हैं वहां पे आपने पढ़ा था, ये फॉर्मूला था फाइनाइट के लिए, लेकिन अगर आप इनफाइनाइट में ले जाना चाहते हैं इसको तो कुछ चेंज नहीं होगा, ये चेंज हो जाएगा। फाइनाइट कंडक्टर के लिए एक पॉइंट P पे ये फॉर्मूला बनता है, और इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए एक पॉइंट P विच इज वेरी क्लोज। देखो इसको समझो, अगर मैं इस पॉइंट को यहां पे भी रहने दूं ना तो भी ये कंडीशन एप्लीकेबल हो जाएगी, क्योंकि जब आप इनफाइनाइट बोल रहे हो ना उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस, तो आप ये मान सकते हो कि डिस्टेंस कुछ है ही नहीं, यहां तक ही है, फिर भी वो 90 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो फाइनाइट से इनफाइनाइट में चेंज जो है वो आपका यही है, ठीक है। आपका भाई साहब अगर कोई कंडक्टर है, ठीक है, अगर कोई कंडक्टर है विच इज बेसिकली फाइनाइट, ठीक है, तो एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम द कंडक्टर कोई पॉइंट P है, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे dB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dB की वैल्यू हो जाएगी μ0/4 पाई, ठीक है, I/a sin φ1 प्लस sin φ2, ठीक है, sin φ1 प्लस sin φ2। क्लियर है, ओके। तो ये हो गया भाई साहब आपका फाइनाइट कंडक्टर का। और अगर भाई साहब इनफाइनाइट कंडक्टर है, इफ इट इज बेसिकली एन इनफाइनाइट कंडक्टर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो dB की वैल्यू हो जाएगी μ0/4 पाई, ठीक है, μ0/4 पाई I/a, और इंटू यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 90 हो गया ये, तो ये 2 हो गया और ये कैंसिल हो गया, तो दिस विल बी μ0I/2 पाई a। ये आपका भाई साहब ट्रांजिशन है फ्रॉम फाइनाइट टू इनफाइनाइट, ठीक है, ये आपका फाइनाइट हो गया एंड दिस विल बी बेसिकली इनफाइनाइट। क्या ये समझ में आ रहा है? इनफाइनाइट कंडक्टर आपने बोल दिया ना, तो वो पॉइंट P उसके बहुत क्लोज हो या दूर हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनफाइनाइट जब आपने बोला है तो ऑब्वियसली ये वाला लेंथ अभी मैटर ही नहीं करेगा, दिस कैन बी टेकन टू बी ऑलमोस्ट जीरो और एक्चुअली क्लोज टू इट। समझ में आ रहा है? ये ट्रांजिशन याद रखिएगा, ठीक है। जो चीजें आपको याद रखनी है वो ये है कि बायो-सावर्ट लॉ में जो डेरिवेशन है वो थीटा बेसिकली इस वायर से लगकर उस पॉइंट का एंगल है, और जो आपका sin φ1 प्लस φ2 है वो एक्चुअली फाइनाइट वायर के लिए एप्लीकेबल होता है, लेकिन ये एंगल यहां से गिर रहे हैं आप, ठीक है, यहां से कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा है आपका भाई साहब अगर फाइनाइट वायर है तो ये, और इनफाइनाइट वायर है तो आपका भाई साहब sin 90 हो जाएगा। सिर्फ इतना याद रखना कि φ1 और φ2 आपके दोनों 90 डिग्रीज हो जाएंगे, ठीक है। Okay, so if the conductor XY is infinitely long, but the point P lies near the end, अभी देखो कंडीशन आती है कि भाई साहब इनफाइनाइटली लॉन्ग है, समझ लो भाई साहब बहुत लंबा एक कंडक्टर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक है, लेकिन ये वाला जो पॉइंट P है ये एक एंड के पास है, ठीक है। नाउ इट इज नोवेयर इन बिटवीन, इट इज नियर टू दिस पॉइंट, देन व्हाट विल हैपन, ढापा ढापी चल, एक काम करो ना, जेरोक्स उधर जाओ, 2 रुपए में जेरोक्स लेकर आओ भाई साहब, वही जमा कर दो, इतना भरोसा है भाई साहब, लिखने का भी मेहनत क्यों कर रहे हैं। μ0I/4 पाई a हो गया ये, ठीक है। ओके, ध्यान से देखो भाई साहब, यहाँ पे अगर ये पॉइंट बहुत क्लोज है एक एंड से, तो इसका एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90, मतलब φ2 की वैल्यू या φ1 की वैल्यू 90 हो गई। और भाई साहब ये वाला एंगल जो ये वाला आप ले रहे थे, देखो एक यहाँ पे देखो ऐसा वाला एंगल ले लेते ना, एक हो गया आपका φ1 और एक था भाई साहब आपका φ2। अभी इस पॉइंट को उठाकर आपने यहाँ पे डाल दिया, ये तो भाई साहब आपका क्योंकि इनफाइनाइट है तो ये वाला φ2 जो था वो तो 90 हो जाएगा, लेकिन ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 0, ठीक है।
तो इसका मतलब अभी आप एक एंगल रखेंगे sin 90 और दूसरा एंगल होगा sin 0। क्या ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन समझ में आ रही है? इनफाइनाइट वायर है, यू हैव बॉट द पॉइंट P वेरी क्लोज टू वन एंड ऑफ द वायर, एक एंड के बहुत क्लोज आप ला रहे हैं। तो φ1 प्लस φ2 था, φ1 आपका क्या एंगल था भाई साहब? ये वाला एंगल, φ2 आपका ये वाला एंगल जो भी था, ठीक है। तो अभी आपका देखो φ1 एक एंगल तो आपका 90 का हो जाएगा, लेकिन दूसरा वाला एंगल आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। सो यू विल बी एक्चुअली इस फॉर्मूले में एक sin φ1 होगा, एक sin φ2 होगा, तो sin 90 प्लस sin 0 हो जाएगा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। सो क्लियरली द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली, तो अभी आपका बताइए क्या हो जाएगा? sin 90 प्लस ये हो गया sin 0, तो 1, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, दिस विल बी द आंसर, ठीक है, ओके। क्लियरली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एट इट्स वन एंड इज जस्ट हाफ ऑफ दैट at any point near its middle provided the 2 points are the same perpendicular distance from the conductor। देखो यहां पे कितना है आपका, अगर आपने बीच में रखा है इसको, ठीक है, एकदम एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट पे, ऑलमोस्ट मिडिल पॉइंट पे, यहां पे नहीं रख रहे हैं, यहां पे रख रहे हैं आप, ठीक है, ठीक है। यहां पे क्यों नहीं रख रहे हैं? यहां पे आपका भाई साहब ए की वैल्यू 0 हो जाएगी, वो तो कंडक्टर ही है, ठीक है। तो उसमें कहां का मैग्नेटिक फील्ड, मतलब उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, करंट कैरिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, ठीक है, ओके। तो आपका थोड़ा बहुत डिस्टेंस यहाँ पे रहना चाहिए। तो इधर देखो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, म्यू नॉट, आप जब इसको बीचों बीच ला रहे हैं और जब आप इसको एक एंड पे ला रहे हैं तो कितना आ रहा है भाई साहब? म्यू नॉट बाई 4 पाई है। तो मतलब इसका भाई साहब ये वाला जो है, दिस इज बेसिकली हाफ ऑफ दिस, है ना भाई साहब, ये इसका हाफ हो गया, ठीक है, या अपन बोल सकते हैं ये इसका डबल है, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड एट ऑलमोस्ट द सेंटर, ठीक है, इज ट्वाइस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इट इज प्लेस्ड एट वन एंड ऑफ एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। क्या ये समझ में आ रहा है? इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर अगर आपने लिया है, दो केसेस हैं, एक तो ऑलमोस्ट मिडिल पे आप रख रहे हैं और दूसरा केस क्या है भाई साहब, एक एंड पे रख रहे हैं। तो मिडिल पे रखने पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो एंड पे रखने की मैग्नेटिक फील्ड की ऑलमोस्ट ट्वाइस है, ठीक है, क्लियर है भाई साहब? Currently the magnetic field due to an infinitely long straight current carrying conductor at its one end is just half of that at any point near its middle provided the 2 points are on the same perpendicular distance from the conductor। ऐसा नहीं है कि भाई साहब इसको आपने A लिया और इसका आपने B ले लिया है, सेम अगर आपने रखा, ठीक है, तो लगभग आपको ये दिख रहा है, ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर? ओके। इफ द कंडक्टर अगर फाइनाइट लेंथ का है भाई साहब L, ठीक है, एंड द पॉइंट P लाइज ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या हो जाएगा? देखो ये वाला हो गया आपका L, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देन φ1 इज इक्वल टू φ2, दोनों भी बराबर हो जाएगा ना भाई साहब। sin φ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? L/2 a स्क्वायर L/2। देखो भाई साहब यहाँ पे क्या केस बन रहा है, ठीक है, आपका लेट्स से ये बन पाएगा क्या भाई साहब? ठीक है, सो ये हो गया भाई साहब आपका लेट्स से एक फाइनाइट वायर है, और इस फाइनाइट वायर का बच्चा पार्टी लेंथ कितना है? तो फाइनाइट वायर हैज गॉट अ लेंथ L, ये आपका एक फाइनाइट वायर है और इसका लेंथ है L, ठीक है, ओके। और लेट्स से ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया यहां से यहां तक का, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज A, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है भाई साहब यहाँ पे ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। लेट्स से ये φ1 है और ये आपका φ2 है, तो φ1 विल बी इक्वल टू φ2। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ये दोनों आपके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो गए, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे ना भाई साहब। आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर है तो ऑब्वियसली ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, और ये साइड तो कॉमन है ही, तो कौन सा क्राइटेरिया हो जाएगा? SAS, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो भाई साहब ऑब्वियसली दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल, तो φ1 और φ2 आपका बराबर हो गया। ये सब आपको फिजिक्स में प्रूव नहीं करना रहता है, इट्स वेरी मच अंडरस्टूड। तो φ1 और φ2 अगर आपका बराबर हो जाता है भाई साहब, तो पहले बात बताइए यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे लेट्स से ये φ1
इज इक्वल टू फाई 2 को अगर हम ले ले भाई साहब फाई, ठीक है। ओके, ध्यान से देखो, ये वाला अगर आपका फाई है, लेट्स से ये फाई है, ठीक है, और ये वाला भी आपका फाई है, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी l/2, है कि नहीं। तो साइन फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, व्हाट विल बी साइन फाई। देखो अगर हम यहाँ पे लेते हैं भाई साहब साइन फाई, ठीक है, साइन फाई की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब l/2, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन ये वाला डिस्टेंस, बताइए कितना होगा। आप ये लगा लीजिए पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये कितना हो जाएगा, ये आपका a, ये आपका l/2, तो ये हो जाएगा कितना, a स्क्वायर प्लस l/2 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं अपन, ठीक है। तो साइन फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस l/2 का स्क्वायर। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हो गया तुम लोग का, डन डन, हाँ। ओके, सो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी l/2, और ये हो गया भाई साहब कितना आपका, देखो a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई 4, सो दैट विल बी l/2, और ये हो गया भाई साहब कितना, 4a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये 4 का अंडर रूट ऊपर गया तो ये हो गया 2, तो 2 और 2 भाई साहब कैंसिल हो गया, ठीक है। सो वी हैव हेयर साइन फाई की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, दिस विल बी l अपॉन अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, ये हो गया आपका साइन फाई का वैल्यू, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, ओके। ओके, तो आपका भाई साहब यहां पे b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट बाई आई 4 पाई a, ठीक है। यहां पे हो गया आपका साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 होता है, जिसके जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, वी कैन राइट एज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a, यहां पे हो जाएगा आपका साइन फाई प्लस साइन फाई, क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा बाड़ी, साइन फाई प्लस साइन फाई आर वी कर, ठीक है, क्योंकि अपने ने मान ही रखा है उसको, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई साहब आपका, दिस विल बी म्यू नॉट आई 4 पाई a, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 साइन फाई, 2 साइन फाई, ये हो गया आपका म्यू नॉट आई 4 पाई a इंटू 2 इंटू साइन फाई, साइन फाई की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब आपकी, l अपॉन अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, ओके। सो दिस विल बी म्यू नॉट, मेरे हिसाब से भाई साहब ये कैंसिल मत करो, यहाँ पे देखो कैंसिल करके 2 पाई आई को कैंसिल किया है, सीधा सीधा म्यू नॉट बाई 4 पाई को अगर अपन लिख सकते हैं 10⁻⁷, वो उससे भाई साहब छेड़खानी ना ही करे तो अच्छा है, तो इसको अलग रखते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये हो गया आपका 2li, क्यों इतनी बेचैनी है भाई साहब, क्या हो गया, राइट, a, और ये हो गया आपका 4a स्क्वायर बाई l स्क्वायर। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल। चलिए भाई साहब इसको जरा कीजिए फटाक से, क्विक क्विक क्विक, जल्दी जल्दी। चलो भाई साहब, करंट ऑफ 10 एम्पियर इज फ्लोइंग, जाइए, ये कहां से निकल रहा है दूर दूर से, हो गया, डन डन डन। A current of 10 ampere is flowing from east to west, ठीक है, so it is basically flowing from east to west, ठीक है। This is a current of 10 amperes flowing from east to west in a long wire kept in a horizontally east-west direction. भाई हाँ वो उसको बंद कर देना, ठीक है। सो आपका भाई साहब 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, इन अ लॉन्ग वायर केप्ट हॉरिजॉन्टली इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर नॉर्थ, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे मैग्नेटिक, तो ये आपका ऑब्वियसली किस टाइप का वायर हो गया, देखो इनफाइनाइट वायर हो गया, ठीक है।
तो इनफाइनाइट वायर है और यहाँ पे भाई साहब नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थम डायरेक्शनम में 10 मीटर की दूरी पे, ठीक है, कितना है भाई साहब 10 सेंटीमीटर। तो ये आपका है 10 सेंटीमीटर नॉर्थ। इस पॉइंट पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड हियर, बोलिए कितना हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई। और इनफाइनाइट वायर में क्या आपका, क्योंकि इनफाइनाइट वायर है तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो A की वैल्यू हो गई 10 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 10 रेज टू माइनस 1 मीटर लिख सकते हैं इसको, ठीक है, 10 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 मीटर, तो 10 रेज टू माइनस 1 मीटर हो गया। ये आधा किलो के इंसान 5 किलो के तुम्हारी स्ट्रेचिंग है भाई साहब। स्ट्रेचिंग उनको जरूरत पड़ती है जिनपे फैट बहुत ज्यादा होता है, ताकि उन्हें सारा मलबा फैल जाए। ओके, तो यहाँ पे भाई साहब आपका तुम हड्डियां दिख रही है भाई साहब, तो उसमें तुम कहाँ स्ट्रेचिंग कर रहे हो पता नहीं। A इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर भाई साहब, ये हो गया 10 रेज टू माइनस 1, ठीक है। तो आपका B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई हो गया, ठीक है। और क्या था भाई साहब यहाँ पे 2, ये आपका I2 by A. नहीं I बाई ए ना, यहाँ पे इंटू 2 होगा ना, I इंटू 2 बाई ए, ठीक है। तो इसका लिख लेते हैं भाई साहब, ये समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि ये आपका इनफाइनाइट वायर है और ये वाला बहुत स्मॉल नेग्लिजिबल डिस्टेंस है। तो अभी हमने डिराइव किया देखो इसका, ठीक है। अगर इनफाइनाइट वायर तो ये आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे भाई साहब 10 रेज टू माइनस 7 इंटू आई कितना है भाई साहब 10 एम्पियर का करंट हो गया, इंटू 2 अपॉन ए की वैल्यू कितनी हो गई 10 रेज टू माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 इंटू 10 माइनस 7 माइनस प्लस 1 माइनस 6 माइनस 5, ठीक है। तो B की वैल्यू हो गई भाई साहब इतना टेस्ला, ठीक है, क्लियर है, ओके। ठीक है, ओके। सो नाउ 20 सेंटीमीटर साउथ फ्रॉम द वायर, वही सेम चीज हो जाएगी, ठीक है, सिर्फ आपके कैलकुलेशन यहाँ पे चेंज हो जाएंगे थोड़े से, क्योंकि ये 20 सेंटीमीटर भी एज कंपेयर टू इनफाइनाइट लेंथ होगा। ये हो गया B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I इंटू यहाँ पे हो गया 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, तो इधर A की वैल्यू हो जाएगी 20, तो ये हो गया 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 1, और यहाँ पे I की वैल्यू भाई साहब कितनी है, वही है 10 और 2, ठीक है। तो एक्चुअली में नीचे का डिनोमिनेटर बढ़ गया है, तो ये आधा हो जाएगा भाई साहब, 1 इंटू 10 रेज टू, नीचे का डिनोमिनेटर बढ़ गया है, डबल हुआ है, तो ये वैल्यू आपकी आधी हो जाएगी। पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा 1 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 टेस्ला भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। साउथ में, हाँ, डायरेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। देखो हम ऐसे जा रहे हैं तो नॉर्थ में है भाई साहब, ठीक है, तो ये ठप, ठीक है, तो इट इज बेसिकली गोइंग इनसाइड, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्रॉस, ठीक है, ऐसे जाएगा ना, ये ऐसे जाके ठप, ठीक है, तो ये आपका क्रॉस हो गया। और अगर ये वाला जो पॉइंट है जो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दूर था, उसमें कितना होगा भाई साहब, ये आपकी तरफ आता हुआ है, ठीक है। सो ये वाला भाई साहब आपका ये हो जाएगा, द डायरेक्शंस विल बी डिफरेंट, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी डाउनवर्ड वेयर एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर टू द नॉर्थ, ठीक है, इन द वर्टिकल प्लेन the magnetic field will point upward in the vertical plane, so this will be towards you or upward. Are we clear on this one? बाकी दोनों का भाई साहब ये मैग्नीट्यूड हो गया 40 सेंटीमीटर डाउनवर्ड। क्यों, ये क्या खेल रहे क्या भाई साहब? फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है भाई साहब, एंड द वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन में तो 0 हो जाएगा भाई साहब। नहीं, वही तो है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एट अ डिस्टेंस ऑफ, अच्छा यहाँ पे देखो 10 सेंटीमीटर नॉर्थ और साउथ है, क्या वर्टिकल प्लेन वही है, ठीक है, 40 इधर और 50 इधर लिया हुआ है, ठीक है। सो उसी ट्रेन का यहाँ पे नॉर्थ और साउथ बोला गया था, यहाँ पे सिर्फ आपका वर्टिकल प्लेन बोल रहे हैं। तो वर्टिकल प्लेन मतलब ऊपर नीचे आपके 40 सेंटीमीटर और नीचे 50 सेंटीमीटर, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है, वही कैलकुलेशन है। देखो उसी तरह से अपन डायरेक्शन को डिटरमिन करेंगे, ठीक है। सो ये इसको करने की जरूरत नहीं है। चलिए भाई साहब इसको करना है
2019 का सवाल है। A long wire with a small current element of length 1 centimeter is placed at the origin and carries a current of 10 ampere along the x-axis. ठीक है, along the x-axis. Find out the magnitude and direction of the magnetic field due to the element on the y-axis at a distance of 0.5 meter from it. चलिए, आसान सा सवाल है, फटाफट फटाफट, क्विक जल्दी जल्दी। तो इस वायर का जो करंट एलिमेंट है उसको अपन ने किस में रखा है? ये वायर तो भाई साहब एक्स एक्सिस पे, ठीक है, वायर आपका एक्स एक्सिस पे प्लेस्ड है, लॉन्ग वायर विद अ स्मॉल करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर। तो एक करंट एलिमेंट है 1 सेंटीमीटर का और इसको अपन ने कहां पे रखा है? ओरिजिन में, ठीक है, लेंथ 1 सेंटीमीटर। तो डीएल आपका कितना हो गया भाई साहब? डीएल इज 1 सेंटीमीटर, दैट कैन आल्सो बी रिटन एज 10⁻²⁻², ठीक है। इज प्लेस्ड ऑन द ओरिजिन, ओरिजिन पे रखा है, ओरिजिन पे रखा है मतलब इधर ही आपका वाई एक्सिस भी होगा, ठीक है, योर वाई एक्सिस विल बी अलोंग दिस। ठीक है, सो ये आपका वाई एक्सिस हो गया। तो दिस इज बेसिकली कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर्स, ये आपका 10 एम्पियर्स का करंट है along the x axis। 1 सेंटीमीटर का आपका dl हो गया, दिस इज बेसिकली योर dl, दिस इज योर dl, ओके। फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एलिमेंट ऑन द y एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। तो आपका ये वाला डिस्टेंस हो गया 0.5 मीटर y एक्सिस पे, ठीक है, क्लियर है। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा भाई साहब आपका? तो पहली बात तो आपका dl और r में कितना एंगल बनता दिख रहा है? 90 का। तो आपका अगर हम बायो-सवार्ट्स लॉ लगाएंगे तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन r का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी 10⁻⁻7 इंटू आई की वैल्यू भाई साहब कितनी है? 10। dl की वैल्यू कितनी है भाई साहब आपकी? 10⁻², साइन थीटा की वैल्यू हो गई भाई साहब साइन 90 विच इज 1, और r का स्क्वायर दैट इज 0.5 इंटू 0.5 का स्क्वायर, 0.5 इंटू 0.5, ठीक है। अच्छा, एक चीज है यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है, देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एलिमेंट ऑन द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0. नीचे भी हो सकता है, ठीक है, एक आपका नीचे का होगा और एक आपका ऊपर का होगा, लेकिन दोनों में मैग्नीट्यूड सेम होगा, सिर्फ डायरेक्शन आपका अलग अलग होगा, ठीक है। एक में डायरेक्शन आपकी तरफ होगा और एक में डायरेक्शन इस तरफ होगा। तो मतलब एक में डायरेक्शन होगा भाई साहब पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू, दैट इज टुवर्ड्स यू, ठीक है। ये वाला भाई साहब ऐसे आ रहा है, तो इट विल बी टुवर्ड्स यू एंड दिस इज गोइंग इनसाइड। तो ये वाला जो 0.5 है ये ऐसा होगा। इसका भाई साहब कितना आंसर है? एनीवन गॉट द आंसर? ठीक है भाई साहब, 4 इंटू 10⁻⁸। सो दिस विल बी 4 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला, ठीक है। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइज नॉर्मली आउटवर्ड्स। दूसरा यहाँ पे केस कंसीडर नहीं किया है, एक इनवर्स भी होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है आपके y एक्सिस पे ऊपर की तरफ लिया गया है या नीचे की तरफ, ठीक है। सो दीज विल बी 2 पॉइंट्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। shows two current carrying wires 1 and 2, दो आपके current carrying wires है 1 and 2, ठीक है। find the magnitudes and directions of the magnetic fields at point P, Q and R, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, यहां पे आपका ये वाला वायर 20 एम्पियर का करंट कैरी कर रहा है, इतना डिस्टेंस है, तो ये तो अपन निकाल लेंगे भाई साहब कैसे? आपका μ0/4 पाई इंटू
2I/L 2I/A, समझ में आ रहा है? ठीक है, इनफाइनाइट वायर है तो 2I/A कैसे 2I हुआ, sin 90 प्लस sin 90 दैट इज 2 हो गया, वहां पे 1 + 1 2 हो गया, और I/A इससे अपन निकालेंगे मैग्नीट्यूड। लेकिन ध्यान दो ये वाला जो है ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो इट इज गोइंग लाइक दिस, तो द मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स यू। इस पॉइंट P पे ये वाला A डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस तो 10 हुआ, इस वाले वायर के लिए डिस्टेंस हो जाएगा 20 + 10 30, ठीक है। और ध्यान दो ये ऐसे जा रहा है तो मतलब ये इनवर्ड्स की तरफ है, तो इस 30 एम्पियर के वजह से एक फील्ड होगा इनसाइड, एक फील्ड होगा आउटसाइड और एक फील्ड होगा इनसाइड, तो मतलब ये दोनों फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, यहां पे आते हैं, देखो, ठीक है, यहां पे भी भाई साहब आपका एक फील्ड ये वाला ऊपर जा रहा है तो ये वाला फील्ड होगा इनसाइड, और ये वाला नीचे आ रहा है तो ये वाला फील्ड होगा आउटसाइड, अगेन देयर विल बी अ सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ओके। इस वाले में भी वही होगा, देखो अगेन देयर विल बी अ सब्ट्रैक्शन। यहां पे देखो नहीं, यहां पे देखो ये वाला ऐसे आ रहा ना तो ये इनसाइड जा रहा है, हाँ ये सब्ट्रैक्ट होगा ना भाई साहब, दिस विल बेसिकली सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ओके। ये वाले में भी वैसा वैसा ही होगा, ठीक है। सो ट्राई एंड कैलकुलेट दिस पीपल, ठीक है। क्या क्या यहाँ पे डायरेक्शन समझ में आ रहा है आपको? मैग्नेटिक फील्ड वही सेम फॉर्मूला लगेगा, देखो दोनों भी आपके इनफाइनाइट वायर्स हैं, दोनों भी आपके इनफाइनाइट वायर्स हैं, तो आपका फॉर्मूला क्या लगेगा, देखो μ0/4π, ठीक है, 2 × I/A, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा आपका। आप इसको 2π भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि यहाँ पे आपको 10⁻⁻⁷ मिल जाएगा। ये 2I कैसे आ रहा है, sin φ1 + sin φ2 दोनों का भी आपका यहाँ पे 90 का वैल्यू हो जाता है क्योंकि इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। तो इनफाइनाइट वायर के हिसाब से sin 90 + sin 90 दैट इज 1 + 1, ये 2 दे रहा है आपको, और I/A, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अगर हम पॉइंट P पे देखते हैं, पॉइंट P पे, ठीक है, आपका B1 का वैल्यू मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1, व्हाट विल दिस बी, बच्चा पार्टी बताइए। यहाँ पे हो जाएगा आपका μ0/4π इंटू 2 इंटू 20/A, A की वैल्यू हो जाएगी कितनी भाई साहब, 10⁻⁻1 है ना, 10⁻⁻1 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻1, ठीक है, ओके। कहाँ हंसी आ रही है भाई साहब, 10⁻⁻7 इंटू ये हो गया 2 × 10, तो ये हो गया आपका 4, दिस विल बी 4 × 10 अपॉन ये हो गया 10⁻⁻1, ठीक है। सो दैट विल बी 4 इंटू ये हो गया आपका 10, कितना हो गया, ये -7 -1 तो -6 + 1 तो ये हो गया आपका -5, है ना। तो ये हो गया आपका B1 विच इज 4 × 10⁻⁻5, ठीक है, ठीक है। तो ये इस तरफ है भाई साहब, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड भाई साहब आपकी तरफ है, ठीक है। सो दिस विल बी टुवर्ड्स यू, सो दिस विल बी लाइक दिस ड्यू टू B1, ये आपका B1 इज टुवर्ड्स यू, ठीक है। इसी तरह से आपका भाई साहब B2 कितना हो जाएगा, आपके पॉइंट P पे, आपके पॉइंट P पे भाई साहब B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, μ0/4π इंटू 2 इंटू यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब 20 + 30, ठीक है, तो ये हो गया 3 × 10⁻⁻1, और बाकी आपका ये सब तो सब सेम ही है। तो ये वाला फैक्टर तो देखो, इतना फैक्टर तो हमको इधर से ही आ रहा है, सिर्फ अपॉन 3 कर दें इसको, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, B2 की वैल्यू हो जाएगी 4/3 इंटू 10⁻⁻5, लिख सकते हैं, बोलो ऐसा, ठीक है। B2 की वैल्यू हो गई, ओके। तो आपका हाँ टेस्ला, चलो भाई साहब टेस्ला, ओके ओके। तो यहाँ पे B1 B2 और थोड़ा 3-4 बार बोल दे, शायद टेस्ला जी सुन ले और तेरे लिए टेस्ला भेज दे, ठीक है। B1 B2 तो आपका भाई साहब B1 हो गया, और B2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, दिस गोइंग लाइक दिस, सो इट इज इनसाइड, ठीक है। तो आपका भाई साहब हो गया, एलोन मस्क तक बात पहुंचनी चाहिए भाई साहब, तब कुछ फायदा है ना, टेस्ला जपते रहो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो B1 ये हो गया आपका B2, ठीक है, क्लियर है। तो B1 आपका ऊपर की तरफ है, B2 आपका नीचे की तरफ है, ऑब्वियसली भाई साहब B1 आपका भारी पड़ रहा है, ठीक है। सो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड भाई साहब क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू एट P, ठीक है, एट P रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी B1 - B2 दैट इज 4 - 4/3 दैट इज 1 - 1/3, तो 4 × 2/3 है ना, 2/3 इंटू 10⁻⁵, तो दैट इज 8/3 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला, ठीक है, क्लियर है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। लेट्स कैलकुलेट इट एट अ पॉइंट Q, बच्चा पार्टी पॉइंट Q में क्या हो जाएगा, सो ये जा रहा है ऐसे,
ये मैग्नेटिक फील्ड गया भाई साहब ऐसे, ये जा रहा है ऐसे भाई साहब, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पॉइंट क्यू पे दोनों का मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगा, ठीक है, एट पॉइंट क्यू, ठीक है। एट पॉइंट पी आपका भाई साहब सब्ट्रैक्ट होगा, और एट पॉइंट आर बी, ठीक है, एट एट क्यू आपका क्या हो जाएगा, दोनों भी ऐड हो जाएगा। देखो इस ये ऐसे जा रहा है ना, ठीक है, और ये भाई साहब ऐसे जा रहा है, तो ये ऐसे, सो बोथ आर गोइंग इनवर्ड्स, तो इसका मतलब आपका दिस विल बी बोथ आर गोइंग इनवर्ड्स, ठीक है, सो बोथ विल गेट एडेड अप, ठीक है। एट पॉइंट क्यू आपका B1 का वैल्यू बच्चा पार्टी कितना हो गया, B1 का वैल्यू हो गया, या क्यू पे निकाल रहे हैं हम, तो ये हो गया आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई, और ये हो गया 2 इंटू आई दैट इज 20 बाई ए की वैल्यू हो गई 10 दैट इज 10⁻⁻1, ठीक है। और B2 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 इंटू 30 बाई 10⁻⁻1, ठीक है। दोनों को ऐड करना है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आपका कितना हो जाएगा एट क्यू, सो दिस विल बी इक्वल टू B1 प्लस B2, सो दोनों में कॉमन निकालो, म्यू नॉट बाई 4 पाई विच इज हाउ मच 10⁻⁻7, ठीक है। और क्या कॉमन निकलेगा, 10⁻⁻1 भी कॉमन निकल जाएगा, और क्या भाई साहब 2 भी कॉमन निकल जाएगा, 20 प्लस 30 कर लो तो दैट विल बी 50, ठीक है, लेकिन नहीं भाई साहब 20 प्लस 30 बाकी सब तो कॉमन निकल ही गया है, 15 इंटू 2 हो गया आपका 100, सो दिस विल बी 10⁻⁻7 इंटू 100 बाई 10⁻⁻1, तो -7 और -1, तो दिस विल बी -6 प्लस 2 दैट इज 4, 10⁻4 टेस्ला, ठीक है, -4 10⁻⁻4 टेस्ला हो गया ये, ठीक है, -7 -6 प्लस, हाँ ठीक है, तो ये हो गया आपका भाई साहब रिजल्टेंट एट क्यू, ठीक है, ओके। आर का भाई साहब फाइंड आउट कर सकते हैं, आर का कितना हो जाएगा एट पॉइंट आर पे आपका एट आर, ठीक है, तो 20 ये हो गया आपका B1 की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई ए, सो दैट विल बी 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I मतलब हो गया 2 इंटू 20, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 प्लस 20 प्लस 10 30, है ना, 30 मतलब हो गया आपका 3 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है, सेंटीमीटर में है तो 3 इंटू 10⁻⁻1, ये हो गया B2, इसकी वैल्यू कितनी हो गई म्यू नॉट बाई 4 पाई अगेन 2I बाई ए, सो दैट विल बी अगेन म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये 2I मतलब 2 इंटू 30 अपॉन आपका हो जाएगा यहाँ पे, हाँ तो ले रहा हूँ ना 30, इधर 20 है, 10 20 30, तो 3 इंटू 10⁻⁻1, और इधर 20 है, इधर 30 है, तो 30 लिया हमने, और कितना है 10 है ना, तो 10⁻⁻1, इन दोनों में भाई साहब कौन सा बड़ा हो जाएगा, ऑब्वियसली दिस वन विल बी मोर, ठीक है। सो आपका यहाँ पे देखो ड्यू टू दिस इट इज कमिंग आउट, ठीक है, सो दिस विल बी बेसिकली पॉइंटिंग है, ये वाला ऐसे गया तो ये आउटसाइड आया ना ये वाला, तो यहाँ पे आपका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड होगा ना, नहीं रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इससे हमने किसको माइनस किया, B1 आया आपका भाई साहब, B1 आया इतना और B2 आया इतना, ओके ठीक है, तो आपका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब, दिस इज आउटसाइड टुवर्ड्स यू, है ना, दिस इज टुवर्ड्स यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी B2 इधर है, और आपका ये भी आउटसाइड आ जाएगा ऐसे भाई साहब, कितना आया था भाई साहब यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁻5 के साथ, हाँ क्या क्या ये ना, दिस इज बेसिकली BQ दैट इज 10⁻⁻4 टेस्ला,
ठीक है, पॉइंटिंग नॉर्मली इनवर्ड, ये तो ठीक है भाई साहब। और ये आपका 2 इंटू 10⁻⁵ कैसे हो गया? दिस इज 10 इंटू -7 4। क्या चल रहा है उधर? उधर का एटीट्यूड इधर मत लेकर आया करो, ठीक है? करना करो ना तो जाओ यहां से। B2 इधर 30 होगा ना, दिस B2 विल बी 30, सो दैट इज गोइंग टू बी 3 10 30, तो ये हो गया आपका 20। ये हो जाएगा आपका, दिस विल बी 2 इंटू 10 ना, तो 2 इंटू 10 हो गया आपका μ0/4 पाई इंटू 2 इंटू आपका हो गया ये 10 है ना। हाँ मतलब 2 इंटू 10 हो गया ना, ये 3 10 2 इंटू 10 अपॉन 10⁻⁻1, सो ये हो गया 10⁻⁻7 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻1 ना, +1 हो गया ये 10 ये 1 और ये -1, तो +2 हो गया ना, +2, सो दैट विल बी 2 इंटू 10⁻⁻5, सो आपका B1 माइनस B2 हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻5 माइनस 2 इंटू 10⁻⁻5, सो दैट विल बी 2 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है, 2 इंटू 10⁻⁻5, एंड दिस इज बेसिकली आउटवर्ड, आपकी तरफ होगा ये, ठीक है। ये वाला भाई साहब क्या हो जाएगा, दिस विल बी अगेन यहाँ पे कितना आया, दिस विल बी, दिस इज बेसिकली गोइंग अप, सो दिस इज इनवर्ड एंड दिस इज बेसिकली आउटवर्ड, तो आउटवर्ड है ये भाई साहब अगर आउटवर्ड है तो ये भी आपका नॉर्मली आउटवर्ड है और ये भी आपका नॉर्मली आउटवर्ड है, दोनों भी पॉइंट्स में ध्यान से देखो, पॉइंट P और R में दोनों भी नॉर्मली आउटवर्ड है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है, और इसके वजह से जो फोर्स है वो बहुत कम हो रहा है, जिसके वजह से आपका आउटवर्ड ही आ रहा है, रिजल्टेंट आउटवर्ड आ रहा है। यहाँ पे भी देखो ये ऐसे जा रहा है, तो ऐसे ये आउटवर्ड है, और ये इसके वजह से भाई साहब ये इनवर्ड है, तो आउटवर्ड माइनस इनवर्ड ये भी आपका आउटवर्ड हो जाएगा, ठीक है, सो दिस विल बी आउटवर्ड। तो यहाँ पे आपका रिजल्टेंट आउटवर्ड कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट आउटवर्ड विल बी अगेन B2 माइनस B1, दैट इज हाउ मच 10⁻⁻7, ठीक है, ये हो गया आपका 2 अपॉन 10⁻⁻1, ये हो गया 10⁻⁻7 10⁻⁻1 हमने बाहर निकाला, तो दिस विल बी हाउ मच 40/3, एक्चुअली में दोनों 40/3, सो दिस विल बी 40/3 माइनस, इस 2 को भी तो बाहर निकाल सकते हैं भाई सब, 2 को बाहर निकाल सकते हैं, तो हो गया आपका 20/3 माइनस 30 है ना, 20/3 माइनस 30 कितना आ जाएगा भाई साहब, यहाँ पे आपका 2 इंटू 10⁻⁻7, सही आ रहा है भाई साहब, 2i हो गया भाई साहब आपका 2 इंटू 20/10 20 30, चलिए भाई साहब 20/3 हो गया, 2 इंटू 20/3 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है, μ0/4 पाई 2 इंटू 30/10⁻⁻1, तो μ0/4 पाई बाहर, μ0/4 पाई बाहर इंटू 10⁻⁻1 बाहर, और इधर कितना बच रहा है आपका, देखो इतना तो बाहर आ गया, इंटू 2 भी बाहर कर लिया हमने, यहाँ बचा है आपका 20 और 3, सो 20/3 माइनस इधर कितना हो रहा है आपका 30, ठीक है, सो दिस विल बी 2 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 10⁻⁻1, यहाँ पे हो गया आपका 3, तो ये हो गया 20 माइनस, हाँ उल्टा कर दिया ना हमने, 30 माइनस 20/3 होगा ये, सॉरी, सो दिस विल बी 30 माइनस 20/3, सो दैट विल बी 90 माइनस 20, ये तो 70/3 आ रहा है भाई साहब, लेकिन 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 क्या गड़बड़ हो रहा है भाई साहब, यहाँ पे आपका 4 पाई लिया हुआ है, 30/3
0.1 माइनस 20/0.3 सही है भाई साहब, 20/3। इनका आंसर 4.5 कैसे आ गया भाई? आंसर तो सही है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 2 पाई, 10⁻⁻7। तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, देखो 2 इंटू दिस इज ऑल्सो 2 इंटू 10⁻⁻7। अंदर कितना बच रहा है देखो आपका 30/10⁻1 दैट इज 0.1 है ना भाई। ये तो बाहर गया और ये भी बाहर है, और 30/0.1 हो गया ये, माइनस ये भी बाहर जा चुका है, तो 20/3 है, 20/3 इंटू 10⁻⁻1 तो 0.3 है। तो हमारा आंसर इनकी तरह क्यों नहीं आ रहा भाई साहब? 2 इंटू 10⁻, चलिए भाई साहब यहाँ पे कर लेते हैं इसको। तो इसका आया कितना, दिस विल बी 2 इंटू 10⁻⁻7, इधर आ गया आपका भाई साहब 0.3, तो 30 इंटू 3 दैट इज 90 माइनस 20 70 आ रहा है भाई साहब। तो 2 इंटू ये हो गया 0.3 इंटू 70 इंटू 10⁻⁻7, 4.5 आ रहा होगा भाई साहब, ठीक है, दैट मेक्स सेंस। चलो भाई साहब ये वाला निपटाना है, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी जल्दी। यार ये कुछ और आपके छोटे से प्यारे से नन्हे से सवाल हैं। कल आपका संडे मुझे संवारना था, इसीलिए सिर्फ इतना ही सवाल दिया हुआ है। इधर 7 8, वेरी गुड। मेरे को ना ये सवाल चाहिए भाई साहब, ठीक है, होमवर्क है भाई साहब, फटाफट हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई साहब। जाइए याशी कीजिए भाई साहब।